जी अस्सलाम वालेकुम। C5 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 22। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं हम, ISA 600 को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में एक तो ISA 600 हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। तो ISA 600 में अभी तक हमने क्या स्टडी किया, जैसे ही ISA स्टार्ट हुआ हमने इसे 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया। कौन कौन से हिस्सों में? एक, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे ऑडिट करेंगे जिसमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरा, अगर किसी कंपोनेंट को वेरीफाई करने के लिए कंपोनेंट ऑडिटर को यूज करें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। और तीसरा, जॉइंट ऑडिट के केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। 3 चीजें। ये जॉइंट ऑडिट वाला याद रखिए, ISA 600 में नहीं, बल्कि 600 क्या किसी स्टैंडर्ड में नहीं। ये ICAP ने इसके ऊपर गाइडेंस इशू की हुई है। तो हमने कंपोनेंट्स को कैसे वेरीफाई करना है, कंसोलिडेशन, एडजस्टमेंट्स, ये कंसेप्ट सीख लिए। फिर इसके बाद हम कंपोनेंट ऑडिटर पे थे। तो मैंने क्या बताया था केस स्टडी में, अगर जब कभी ये लफ्ज आ जाए कि कंपोनेंट या सब्सिडी इज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी में कम से कम 4 चीजें हमने क्या लिखनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, इन्वॉल्वमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस। इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर में हमने समझ लिया कि हमने कौन कौन से 4 एस्पेक्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं कंपोनेंट ऑडिटर के बारे में। याद है 4 एस्पेक्ट। एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस करता है कि नहीं करता, फिर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है उसके काम में कि नहीं, कॉम्पिटेंस और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जिसमें वो स्टडी करता है। फिर हमने ये स्टडी किया, इस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में हम देखेंगे कि कोई कंसर्न हमारे सामने आते हैं कि नहीं। अगर इंडिपेंडेंस का कोई कंसर्न आता है, कंपोनेंट ऑडिटर को यूज नहीं करना। अगर कोई और कंसर्न बाकी एरिया में से सीरियस कंसर्न आते हैं तो हम यूज नहीं करेंगे। लेस देन सीरियस कंसर्न है, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कंपोनेंट ऑडिटर को, लेकिन इन्वॉल्वमेंट लेवल हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया कि अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ईयर में कैसे मिलेगी हमें और सब्सिक्वेंट ईयर में कैसे मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने ये सीखा था, कुछ मैटर ऐसे हैं जो ग्रुप ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा कंपोनेंट ऑडिटर को, और कुछ मैटर ऐसे हैं जो कंपोनेंट ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा ग्रुप ऑडिटर को। कल मैंने आपको कहा था कि आपने लिस्ट याद कर पढ़ के आनी है और उस लिस्ट में कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो कम्युनिकेशन वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, तो पूछ लीजिए। लिस्ट रीड करके आए, पता चल गया कौन कौन सा मैटर ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर को कम्युनिकेट करेगा और कौन सा कंपोनेंट ऑडिटर ग्रुप ऑडिटर को कम्युनिकेट करेगा। क्लियर। समझ आ गया? समझ आ गया तो मुझे बताइए, क्या आइडेंटिफाइड रिस्क कम्युनिकेट करने हैं ग्रुप ऑडिटर ने कंपोनेंट ऑडिटर को? नहीं। ये कह रहा है यस, एक स्टूडेंट कह रहा है यस, ये कह रहा है नहीं करना। ग्रुप ऑडिटर ने जो रिस्क आइडेंटिफाइड होंगे वो कंपोनेंट ऑडिटर को कम्युनिकेट करने हैं कि नहीं करने? करने हैं। सारे के कुछ करने हैं, कुछ नहीं करने। आगे आप बताइए कौन से वाले करने हैं, कौन से वाले नहीं करने? जो बाय लॉ का रिस्क असेसमेंट से क्या ताल्लुक है? जो कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क है, कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ, ऐसा रिस्क जो कंपोनेंट से रिलेट करता है लेकिन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी इफेक्ट करता है, अगर उसे पता है ग्रुप ऑडिटर को कम्युनिकेट करता है। और क्या मैटर कम्युनिकेट? लिस्ट पढ़ लिया आपने कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चले। चलिए, ये तो यही मैंने आपका कंसेप्ट टेस्ट करने के लिए पूछ लिया। ये कहां पे लिखा हुआ है? यहाँ पे ये रिस्क वाली बात लिखी हुई है कहीं पे? कहां लिखी है? हाँ, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हिच आर रेलेवेंट टू कंपोनेंट ऑडिटर। सारे थोड़ी रिस्क बता देगा उसे जो कंपोनेंट से रेलेवेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रुप ऑडिटर को किसी ऐसे रिस्क का पता हो जो कंपोनेंट को अफेक्ट कर रहा है? हो सकता है, बताया था ना बाजू का, जैसे काउंटिंग सिस्टम जो यूज कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो कंपोनेंट ऑडिटर को बता देना चाहिए। ग्रुप ऑडिटर को पता होगा, कंपोनेंट ऑडिटर को शायद ना पता हो। चलिए जी, आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन के बाद, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट, इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। ये तो पक्का है कि कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज किया तो उसके काम में इन्वॉल्व होना है। अब इन्वॉल्वमेंट किस नेचर की होगी, ये डिपेंड करता है कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं और उस कंपोनेंट में कोई सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट किस पे डिपेंड करता है? कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं और सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं। अच्छा, ये कंपोनेंट सिग्निफिकेंट होना और कंपोनेंट में सिग्निफिकेंट रिस्क होना ये एक ही चीज नहीं है, फर्क है पक्का। हाँ, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बेसिस पे भी हो सकता है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिएगा, आपने बताने का ख्याल ठीक है कि गलत। अगर कंपोनेंट फाइनेंशियल बेसिस पे सिग्निफिकेंट है तो इन्वॉल्वमेंट का लेवल ज्यादा,
अगर कंपोनेंट रिस्क बेसिस पे सिग्निफिकेंट है तो इन्वॉल्वमेंट का लेवल ज्यादा, फिर भी ज्यादा। लेकिन अगर कंपोनेंट नॉट सिग्निफिकेंट है तो कंपोनेंट इन्वॉल्वमेंट का लेवल कम होगा। ट्रू और फॉल्स? अभी बोलना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। फिर से सुन लें, अगर हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर कि कंपोनेंट, देखें क्या ऐसा होगा कि मैं ग्रुप ऑडिटर, भाई कंपोनेंट ऑडिटर है, मैं इन्हें इंस्ट्रक्शन देके जा भाई ये काम करके आ, ये जाएं, मैं कुछ ना पीछे इनको फोन करके पूछूं कोई मसला है कि नहीं है, और ये काम करके आ जाएं और मैं आंखें बंद करके अपनी फाइल में लगा दूं सारा काम। अगर मैं ऐसा ही करता हूं तो इसका मतलब है मैं कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क में इन्वॉल्व, कम्युनिकेट किया, मैंने इसको कम्युनिकेट किया क्या काम करना है, इसने काम करने के बाद डॉक्यूमेंट्स मुझे कम्युनिकेट करी, कम्युनिकेशन हुई, इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुई ना। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, यही स्टैंडर्ड कह रहा है। अब हमें इसमें यह सिखा रहा है इन्वॉल्वमेंट का लेवल क्या होगा। तो मैं एक स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूं, अगर तो कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल बेसिस पे या रिस्क बेसिस पे तो इन्वॉल्वमेंट का लेवल होगा हाई, और अगर कंपोनेंट नॉट सिग्निफिकेंट है तो इन्वॉल्वमेंट का लेवल होगा लो। ट्रू और फॉल्स? अरे ट्रू कह रहे, एक फॉल्स कह रहा है, क्यों भाई? अच्छा, इन्वॉल्वमेंट कम नहीं होनी चाहिए, फिर भी इन्वॉल्वमेंट उतनी ही होनी चाहिए। शाबाश, मैं समझा शायद सही बताने लगे। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए कि कंपोनेंट नॉट सिग्निफिकेंट है ना तो कंपोनेंट ऑडिटर होगा ही नहीं। कल क्या पढ़ा था? नॉट सिग्निफिकेंट हो तो क्या करना होता है? ग्रुप लेवल पे एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करने हैं ना, उसमें तो होगा ही नहीं। इसीलिए देखिए इन्वॉल्वमेंट में उसने ये तो बताया है कि अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो क्या करना है, ये भी बताया है अगर रिस्क की बेस पे सिग्निफिकेंट तो क्या करना है। नॉट सिग्निफिकेंट है तो नहीं बताया, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट होती नहीं। क्यों? कंपोनेंट ऑडिटर ही नहीं होता। अब देखिए क्या कहता है, कहता है इन्वॉल्वमेंट डिपेंड करेगी सिग्निफिकेंस ऑफ कंपोनेंट पे यानी वो फाइनेंशियल बेसिस पे सिग्निफिकेंट है या रिस्क बेस पे, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर पे कि कंपोनेंट ऑडिटर कितने को पानी में है, कितना को कॉम्पिटेंट है, कितना को एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाला है। कहता है अगर, अब यहां से दो हिस्सों में कंसेप्ट ले गया, कहता है अगर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है ना, इफ ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इज परफॉर्म्ड, तो फिर इन्वॉल्वमेंट क्या होगी? ग्रुप एंगेजमेंट टीम शैल बी इन्वॉल्व्ड इन रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट यानी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो रिस्क असेसमेंट हमने उसके साथ मिलकर करनी है, ठीक है? सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो हमने क्या करना है? रिस्क असेसमेंट उसके साथ मिलकर। इस रिस्क असेसमेंट करने में हम उसके साथ बिजनेस एक्टिविटी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या काम होते हैं, ठीक है? हम उसे डिस्कस करेंगे ससेप्टेबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, कंपोनेंट ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन को भी जरा थोड़ा साइड पे रहने दें, ठीक है? हम अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है हमने रिस्क असेसमेंट उसके साथ मिलकर करनी है, ताकि ये ना हो कि कोई रिस्क आइडेंटिफाई होने से रह जाए। रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन पहला बड़ा कंसेप्ट है। अगर इसमें कोई सिग्निफिकेंट रिस्क सामने आ जाए, अगर इसमें कोई सिग्निफिकेंट रिस्क सामने आ जाए तो फिर हमने रिस्क असेसमेंट में तो इन्वॉल्वमेंट हो गई। अगर रूटीन नेचर के रिस्क आते हैं तो कंपोनेंट ऑडिटर को कहेंगे जा भाई तू खुद ही काम कर ले, तू खुद अकलमंद आदमी है, तुम्हें खुद पता है कौन से रिस्क के लिए क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, खुद कर लो अगर रूटीन के रिस्क हो। लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क सामने आ जाए तो हमने फर्दर इन्वॉल्व होना है। फर्दर किस में इन्वॉल्व होना है? प्रोसीजर डिसाइड करने में कि प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, ठीक है? और प्रोसीजर को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होना है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करेगा। क्लियर? फिर से सुन लें कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं हम? इन्वॉल्वमेंट, क्या कंपोनेंट ऑडिटर से काम करवा रहे हैं उसके वर्क में इन्वॉल्व होना है कि नहीं। स्टैंडर्ड कहता है पहला स्टेप देखो कंपोनेंट सिग्निफिकेंट किस बेस पे है। अगर फाइनेंशियल बेस पे सिग्निफिकेंट है तो हमने रिस्क असेसमेंट में इन्वॉल्व होना है। फर्दर प्रोसीजर यानी रिस्क असेसमेंट हम उसके साथ मिलकर करेंगे, हाँ भाई क्या क्या रिस्क होना चाहिए, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने में नहीं। लेकिन अगर इस रिस्क असेसमेंट में कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आ गया तो फिर हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन में भी उसके साथ इन्वॉल्व हुए थे, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने में भी उसके साथ, सॉरी फर्दर प्रोसीजर डिसाइड करने में भी, प्लान करने में भी उसके साथ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? और अंडरस्टैंडिंग की बेस पे डिसाइड करेंगे कि फर्दर प्रोसीजर प्लान तो कर लिए, डिजाइन कर लिए, क्या उनको परफॉर्म करने में भी हमने उसका हिस्सेदार बनना है कि नहीं बनना। ठीक हो गया?
बात समझ आ रही? नहीं, फिर से मुझे बताइए, नॉन सिग्निफिकेंट है तो इन्वॉल्वमेंट आउट होगी, सिग्निफिकेंट है तो दो पॉसिबिलिटीज है, यहां तो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बेसिस पे होगा या रिस्क बेस पे होगा। फाइनेंशियल बेसिस पे होगा तो आपने क्या करना है, रिस्क असेसमेंट में इन्वॉल्व होना है। और अगर इस रिस्क असेसमेंट में कोई रिस्क सामने नहीं आता तो कहानी खत्म। अगर इस रिस्क असेसमेंट में कोई सिग्निफिकेंट रिस्क सामने आ जाता है तो हमने दूसरी स्टेज में भी इन्वॉल्व होना है। दूसरी स्टेज क्या है, फर्दर प्रोसीजर, यानी सब्सटेंटिव को डिजाइन करना और परफॉर्म करना। करना और परफॉर्म करने में फर्क है। यहां पे कह रहा है अगर सिग्निफिकेंट रिस्क सामने आता है ना तो आपने मिलके इवैल्यूएट करना है क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो बनाए हैं वो ठीक है कि नहीं। और अगर ये डिजाइन किया जा रहा है, ये डिसाइड किया जा रहा है इस स्टेप पे कि क्या क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अब करने किसने है, कंपोनेंट ऑडिटर ने या हम भी इन्वॉल्व होंगे, ये डिपेंड करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे। डन जी। तो इसका मतलब है हम कंपोनेंट ऑडिटर के साथ रिस्क असेसमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिजाइन करने में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। बताइए, तीनों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। रिस्क असेसमेंट में कब इन्वॉल्व होंगे, जब सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होगा, वो चाहे फाइनेंशियल बेस पे कंपोनेंट सिग्निफिकेंट हो चाहे रिस्क बेस। फर्दर प्रोसीजर्स डिजाइन करने में कब इन्वॉल्व होंगे, जब सिग्निफिकेंट रिस्क आ जाएगा। और फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने में कब इन्वॉल्व होंगे, जब अंडरस्टैंडिंग पता चले। अगर वो इस काबिल ही नहीं है, थका हुआ कंपोनेंट ऑडिटर और कोई मिल ही नहीं रहा था, वही फारग बैठा था पूरी मार्केट में, तो अब जाहिर है हमने तो रिस्क को एड्रेस करना है तो कुछ प्रोसीजर हमें भी परफॉर्म करना पड़ेंगे। तो हम उसे कह देंगे यार स्कैन कॉपी करके हमारे पास भेज दो, इधर बैठ के हम भी काम कर लेते हैं। जो काम फिजिकली उधर ही हो सकता है वो तुम कर लो, जो ब्रेन वर्क इधर भी हो सकता है हमारे पाकिस्तान में से वो हम कर लेंगे। इन्वॉल्वमेंट का कंसेप्ट समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस, के जो पिछले स्टेप में प्रोसीजर परफॉर्म हो गया है, प्रोसीजर परफॉर्म हो गया सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे, वो सफिशिएंट है कि नहीं। कहता है ये डिपेंड करता है अगर के कंपोनेंट ऑडिटर ग्रुप ऑडिटर ने एंगेज किया है या के कंपोनेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ था, ऑडिट हो चुका है। नहीं? कहता है अगर तो आपने कंपोनेंट ऑडिटर एंगेज किया था तो ग्रुप एंगेजमेंट टीम शैल इवैल्यूएट कम्युनिकेशन बाय कंपोनेंट ऑडिटर। जो कंपोनेंट ऑडिटर ने अपने पेजेस भेजे होंगे डॉक्यूमेंट्स, उसको वैल्यूएट करे, रिव्यू करे। सारा एविडेंस तो उन्हीं में पड़ा है ना। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कहां है, वर्किंग पेपर्स जो किसने बनाए हैं। ये मेरा भाई मुझे बताएगा। एक सवाल का जवाब अगर बता दिया तो समझ लिया जैसे 600 दो ले साथ, ये मेरा भाई बताएगा। एक है डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपोनेंट, एक है कम्युनिकेशन विद कंपोनेंट ऑडिटर। दोनों में फर्क है कि नहीं। कंपोनेंट ऑडिट में एक प्रॉब्लम तो अक्सर होती है, क्या हम कंपोनेंट पे जा नहीं सकते, यह प्रॉब्लम तो अक्सर होती है। कभी कभार एक और प्रॉब्लम भी होती है, क्या कंपोनेंट की मैनेजमेंट कहती है आप हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे मुल्क से बाहर नहीं लेके जा सकते। बात का ऐसा होता है ना, क्या जब हमें पता चल गया हम उधर से जा नहीं सकते कंपोनेंट में, कंपोनेंट से डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान आ नहीं सकती, कॉपीज वगैरह भी नहीं आ सकती, क्या स्कोप लिमिटेशन हो गई? नहीं हुई। क्या तरीका है इसमें, कंपोनेंट ऑडिटर उधर ही बैठे बैठे काम करेगा, एविडेंस ले लेगा अपने वर्किंग पेपर पे और उन वर्किंग पेपर्स को हमें कम्युनिकेट करेगा। यानी वो एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें छपवाएगा, उन्हें छापेगा अपने वर्किंग पेपर में, और अगर वर्किंग पेपर हमें मिल जाते हैं तो हमारे लिए वो भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बन गया। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। असल में हमें एविडेंस से गर्ज होती है, डॉक्यूमेंट से नहीं। तो ये कह रहा है ग्रुप एंगेजमेंट, ये कह रहा है कम्युनिकेशन बाय कंपोनेंट ऑडिटर, कि कंपोनेंट ऑडिटर ने जो अपने वर्किंग पेपर हमें भेजे हैं या उसकी कॉपी भेजी है उसमें एविडेंस पूरा हो गया कि नहीं हो गया। इफ एनी सिग्निफिकेंट मैटर इज आइडेंटिफाइड, ग्रुप एंगेजमेंट टीम शैल डिस्कस इट विद कंपोनेंट ऑडिटर, ग्रुप मैनेजमेंट और कंपोनेंट मैनेजमेंट एज एप्रोप्रिएट। अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट मैटर सामने आता है तो हम लोग ग्रुप ऑडिटर क्या करेगा, सारी पार्टी के साथ डिस्कशन कर लेगा, ठीक है। और ये वाहिद सिचुएशन है, लाइन है जहां पे मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट
कर सकता है, लेकिन याद रखें इसमें ऐसा मैटर कम्युनिकेट नहीं करना, कैसा मैटर जो सेंसिटिव नेचर का हो, जो कॉन्फिडेंशियल हो। कल एग्जांपल बताई थी ना। ग्रुप एंगेजमेंट इज डिटरमाइन वेदर नेसेसरी टू रिव्यू रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवेंट। वो कहता है हम देखेंगे कि कंक्लूजन ठीक है कि नहीं, और कंक्लूजन के साथ ये कंसेप्ट समझने के लिए ना आपको दो स्टैंडर्ड के कंसेप्ट आमने सामने रखने पड़ेंगे। ये 600 का कंसेप्ट समझने के लिए 610 और 620 के कंसेप्ट देखिए, 610 में यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर था, 620 में यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट था। दोनों में क्या हम जब उनके काम को चेक करते उनका कंक्लूजन देखते थे रीजनेबल है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ कंक्लूजन देखते थे या कुछ और चीजें भी देखते थे एडिक्वेसी ऑफ वर्क में, और चीजें भी देखते थे? अच्छा मुझे बताइए, क्या हम इंटरनल ऑडिटर या एक्सपर्ट्स की डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर करते थे वो उनको रिव्यू करते हैं कि नहीं, कि डॉक्यूमेंट्स उनके ठीक हैं कि नहीं? एडिक्वेसी ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट से ही पता चलेगा। जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए इंटरनल ऑडिटर या एक्सपर्ट ने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर की होंगी ना, हम उन डिटेल डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करते हैं कि सिर्फ कंक्लूजन को? कंक्लूजन को तो देखते ही देखते हैं ना, रीजनेबल है कि नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स का भी रिव्यू करते हैं। पक्का डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करते हैं, पक्का? खा गए मार। इंटरनल ऑडिटर के केस में डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करते हैं, एक्सपर्ट के केस में डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू नहीं करते, क्योंकि हम उसकी फील्ड के एक्सपर्ट ही नहीं है। तो यहां पे कम्युनिकेशन में और डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करने में फर्क क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है कि उसके रिजल्ट को देखो, और अगर जरूरत पड़े सिग्निफिकेंट मैटर हो तो डॉक्यूमेंट्स को भी रिव्यू कर। अब बताइए सोच के, कंपोनेंट राइटर के केस में सिर्फ कम्युनिकेशन का रिव्यू करना होना चाहिए, इवैल्यूएट करना होना चाहिए, कि डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू भी होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स का भी होना। देखिए यही है डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि हम इस काम में माहिर हैं। एक्सपर्ट में डॉक्यूमेंट्स की तरफ डिटेल नहीं जाता, उसमें सिर्फ हम अजम्पशंस देख लेते हैं, ठीक है, कुछ अजम्पशन, सोर्स डाटा देख लेते हैं, अजम्पशंस देख लेते हैं। डिटेल वर्क डॉक्यूमेंट उसका रिव्यू एक्सपर्ट के केस में नहीं करते हैं, याद है ना? चले, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट एडिशनल प्रोसीजर इफ ऑडिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। लॉ या रेगुलेशन रिक्वायर कर रहा होगा तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मे भी उसने प्रोसीजर ऑलरेडी परफॉर्म कर लिए हो या उसने अपने लोकल लॉज के मुताबिक करने हो, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट हो, ये प्रॉब्लम आ सकती है। पहले वाला केस दूसरे वाले केस से कैसे फर्क है? पहले वाले केस में उसके माई बाप मम्मी है, जो हमने कहना है उसने वही करना है। दूसरे वाले केस में कहेगा भाई मैंने लोकल लॉ की बात माननी है, तो मे भी हमारी बातों को एज इट इज माने, मे भी ना। तो अगर लोकल लॉ ऑडिट रिक्वायर करता है जिसमें भी, तो क्या होगा? कह रहा है इस सूरत में अगर आप उसके वर्क को यूज करते हैं तो ISA 600 की रिक्वायरमेंट अभी भी अप्लाई करेंगी। ग्रुप एंगेजमेंट शैल डिटरमाइन वेदर देयर डिफरेंस, हमने देखना है मटीरियलिटी अप्रोप्रिएट है कि नहीं, फ्रेमवर्क में काउंटिंग पॉलिसीज में डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, ये 210 की तरह है, लेकिन उधर जाना नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट। इसका मतलब है अब केस स्टडी में दूसरी चीज सुना है। एक मैंने आपको बताया था कि अगर केस स्टडी में लिख दे इफ सब्सिडी इज ऑडिटेड बाय अनदर राइटर, तो आपने ये 4 चीजें लिखनी है। अब दूसरी बात सुने, अगर केस स्टडी में लिख दे कि कंपोनेंट इज इन अदर कंट्री, कंपोनेंट इज इन अदर कंट्री, तो फिर आपने मजीद 2-3 चीजें और लिखनी है। क्या आपने लिखना है? क्या उस कंट्री में ऑडिट के रूल सेम है कि डिफरेंट है? हो सकते हैं ना डिफरेंट, नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में फर्क हो सकता है। और क्या सोचना है आपने? क्या फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट सेम है कि डिफरेंट है? और क्या देखना है? काउंटिंग पॉलिसीज सेम है या डिफरेंट है? और काउंटिंग ईयर सेम है या डिफरेंट है? ठीक है। और फॉरेन करेंसी वो एक रिस्क आएगा भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कुछ पॉइंट आपको दिए जो आपने उस वक्त केस स्टडी में लिखने हैं जब कंपोनेंट ऑडिटर इज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, और कुछ पॉइंट दिए उस वक्त जब केस स्टडी में लिखेगा कि कंपोनेंट आपका अनदर कंट्री में है। देखिए अनदर कंट्री में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी फर्क हो सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क का भी फर्क हो सकता है, यही तो आपने लिखना है। और ऑडिटिंग को अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में फर्क को डिस्कस करते हुए आपने किस चीज का फर्क देखना है? अकाउंटिंग पॉलिसीज का, ईयर एंड का,
और करेंसी का। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट में फर्क है, तो उसमें आपने सबसे अहम चीज डिस्कस करनी है मटीरियलिटी, कि क्या हमारा मटीरियलिटी का रूल और क्लाइंट के नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का रूल सेम है, क्योंकि ऑडिट को सबसे ज्यादा जो चीज इफेक्ट करती है ना वो मटीरियलिटी लेवल है। क्लियर? तो इसीलिए अब आपने 2 टिप्स आपको दे दी ग्रुप ऑडिट की केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, एक अनदर ऑडिटर वाली और एक अनदर कंट्री वाली। अनदर ऑडिट है, अनदर कंट्री। चलिए जी, इसके बाद चलते हैं ये इंपैक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बहुत अहम क्वेश्चन। इसमें क्या बता रहा है हमें? इंपैक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंपोनेंट ऑन ग्रुप ऑडिट। एक बात स्टैंडर्ड ने बताई है, एक नहीं बताई। पहले कौन सी वाली बताऊं? जो स्टैंडर्ड ने बताई है वो। स्टैंडर्ड कहता है किसी कंपोनेंट पे आपकी रिपोर्ट मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड रिपोर्ट समझते हैं किसको कहते हैं? इसको कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन हो या एडवर्स या डिस्क्लेमर हो या कोई और। कंपोनेंट की रिपोर्ट मॉडिफाइड है, ग्रुप ऑडिट की रिपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा? क्या लाजमी है मॉडिफाइड होगी कि मे बी मॉडिफाइड या मे बी अनमॉडिफाइड? कंपोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाइड हो, ग्रुप ऑडिटर की रिपोर्ट डिपेंड करता है, मे बी मॉडिफाइड मे बी अनमॉडिफाइड। अगला सवाल किस पे डिपेंड करता है? मटीरियलिटी। और कौन सी मटीरियलिटी? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ग्रुप फाइनेंशियल हमने ग्रुप लेवल पे देखना है। हमने अगर वो मैटर ग्रुप, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है कंपोनेंट में और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, तो हमने किसके लिहाज से फैसला करना है? ग्रुप के लिहाज से। क्लियर? अगला सवाल पूछो। अब ये स्टैंडर्ड नहीं बताया, और आपको पता है आई कैप अक्सर वो चीज टेस्ट करता है जो कंसेप्ट स्टैंडर्ड में है, एग्जाम्पल नहीं है। अब जो कंसेप्ट सवाल पूछने लगा इसकी एग्जाम्पल नहीं है, कंसेप्ट है लेकिन स्टैंडर्ड में। क्या मैंने आपसे पहले पूछा, अगर कंपोनेंट की रिपोर्ट मॉडिफाइड हो क्या ग्रुप ऑडिटर की रिपोर्ट क्या फर्क पड़े? आपने कहा मे बी मॉडिफाइड मे बी अनमॉडिफाइड, डिपेंड करता है सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर पे। करेक्ट। अगला सवाल, कंपोनेंट की रिपोर्ट अनमॉडिफाइड है, ग्रुप सारे कंपोनेंट्स की रिपोर्ट अनमॉडिफाइड है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगी उसकी रिपोर्ट? अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड या मे बी अनमॉडिफाइड मे बी मॉडिफाइड? सबकी अनमॉडिफाइड है। 4 कंपोनेंट थे, सबकी रिपोर्ट अनमॉडिफाइड है। वो अपनी पेरेंट कंपनी की अपनी भी अनमॉडिफाइड है। अब बताएं, अब जो स्टूडेंट मुझे एग्जांपल देगा ना, इसका जवाब है ग्रुप की मॉडिफाइड हो सकती है, 100 रुपया इनाम दूंगा। एग्जांपल किस चीज की? होल्डिंग कंपनी की रिपोर्ट भी अनमॉडिफाइड, सारे कंपोनेंट्स की रिपोर्ट भी अनमॉडिफाइड, और एक सिचुएशन बतानी है जिसमें ये सारी अनमॉडिफाइड है लेकिन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में भी मॉडिफाइड। कोई ऐसा इवेंट होगा एग्जांपल के साथ बताना है। आपने वो कल बताया था, वो सब्सिडरी को करना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। सिग्निफिकेंट इवेंट है, मिस स्टेटमेंट। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तो वो तो सही बनेगी ना। क्लियर? अब आप कहेंगे इतनी आसान एग्जांपल, हार मान ली। सुन ग्रुप के 4 कंपोनेंट्स हैं, 3 ने अपनी इन्वेंट्री FIFO बेसिस के ऊपर वैल्यू की है, चौथे कंपोनेंट ने अपनी इन्वेंट्री वेटेड एवरेज की बेस पे मुहैया की है, और चूंकि वेटेड एवरेज भी अलाउड है इसीलिए उस 4th कंपोनेंट के ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया। अब एज इट इज अगर ये सारी फिगर्स ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर दें तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में हर इन्वेंट्री की फिगर ठीक है, लेकिन जब ग्रुप में ऐड की तो गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? इंडिविजुअली ठीक है, ऐड करके लिखी ग्रुप में तो गलत हो गई। क्यों? पॉलिसी चेंज हो गई, तो वो मिस स्टेटमेंट होगी ना, क्योंकि हमने स्टडी किया है कि उसे ग्रुप की पॉलिसी के मुताबिक करना चाहिए, वो मिस स्टेटमेंट हो गई। अब हालांकि इंडिविजुअली हर कंपोनेंट में अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है, तो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट क्या हो जाएगी? मॉडिफाइड। भाई एग्जांपल समझ आती है? चलिए केस स्टडी में इस तरह की कोई और कंसेप्ट इस तरीके टेस्ट करेगा, ये कंसेप्ट किसी और एग्जांपल का पकड़ लेंगे इसको, क्या ये कहेंगे नहीं सबकी अनमॉडिफाइड तो ग्रुप की भी अनमॉडिफाइड होगी?
नहीं, यही वो बता रहा है। अच्छा, मेन कंसेप्ट इसमें यही बता रहा है कि आपने देखना है कि कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन कंपोनेंट में है तो ग्रुप में इसका क्या इफेक्ट है। अगर ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, डन, तो ऐसा पॉसिबल है कि मे बी कोई कंपोनेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो किसी कंपोनेंट में और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। कंपोनेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है लेकिन ऐड किया ग्रुप में मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं, पॉसिबल है। हमने डिसीजन किसके लिहाज से करना है? ग्रुप के लिहाज से। कंपोनेंट में मटेरियल स्कोप लिमिटेशन है लेकिन ग्रुप में मटेरियल स्कोप लिमिटेशन ना हो, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ग्रुप के मटेरियलिटी लेवल के लिहाज से वही मटेरियल हो, अनमोडिफाइड हो जाएगा। इधर मॉडिफाइड, नीचे मॉडिफाइड, ऊपर अनमोडिफाइड, पॉसिबल है। अब नीचे अनमोडिफाइड ओपिनियन कंपोनेंट का, ऊपर मॉडिफाइड, ये भी पॉसिबल है। अभी एग्जांपल डिस्कस करें। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए, ये बाकी एग्जांपल घर चढ़ के जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आसानी से समझ आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम देता है, कहता है अगर कोई इवेंट आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट है, ठीक है, तो क्या करें? या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है किसी कंपोनेंट में, क्या ग्रुप की ऑडिट रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न आएगी? कंपोनेंट में अनसर्टेनिटी, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न कंपोनेंट में है, क्या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा आएगा? इन्होंने कहा आएगा, वो भी गलत। उन्होंने कहा नहीं आएगा, वो भी गलत। ग्रुप के लिहाज से देखेंगे, ग्रुप की मटेरियलिटी के लिहाज से सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, ओवरऑल ग्रुप के लिहाज से तो फिर पैरा आएगा, वरना नहीं आएगा। की ऑडिट मैटर। अच्छा, मेरा कंसेप्ट ये है कि जिस तरह जितने कंपोनेंट्स के जो इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर है ना, वो सारे ऐड करेंगे और ग्रुप की ऑडिट रिपोर्ट में सारे की ऑडिट मैटर आ जाएंगे। ऐसे नहीं, जिस तरह सब कंपोनेंट की सेल्स को ऐड करके ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सेल बनती है, उसी तरह सारे इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर ऐड करके ग्रुप के नहीं बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो फिर ग्रुप के कौन से बनेंगे? ग्रुप के लिहाज। अब भाई लाइन पे कंपोनेंट में डिस्क्लोज किया जाएगा उसको। अगर गोइंग कंसर्न का इशू किसी कंपोनेंट में है, कंपोनेंट में उसे डिस्क्लोज किया जाएगा। ग्रुप में करना है कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन ग्रुप, कि वो ग्रुप के लिहाज से सिग्निफिकेंस है कि नहीं, ठीक है। बाकी रूटीन। अब आ जाए जॉइंट ऑडिट पे। रिपोर्टिंग भी पढ़ ली ना हमने भाई। पार्ट बी में क्या पढ़ा हमने कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर है तो क्या करना है? 4 चीजें पढ़ ली, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, इन्वॉल्वमेंट और वैल्यूएशन। और फिर इस इवैल्यूएशन के नतीजे में हमारी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा वो भी देख लिया। और वो हमने देख लिया, हमने देखना है जो भी इशू है उसको ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। अब आता है जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट के 2-3 बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर ये बेसिक कंसेप्ट समझ लगे, बाकी की रिक्वायरमेंट भी समझ आ जाएंगे आपको। जॉइंट ऑडिट का कंसेप्ट क्या है? अगर क्लाइंट कोई बड़ा हो ना, बड़ा, तो मे बी जैसे सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अब की बात जो उन्होंने इंश्योरेंस करवाई है ना, कि दोबारा के जहाज ना, वो कोई एक इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं की, वो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज ने मिल के इंश्योर किया इसको। क्यों एज्यूम कीजिए कि ऐसा है, मेरा ख्याल है ऐसा, ये कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसा तो क्यों एक ही कंपनी ने क्यों नहीं इंश्योरेंस की? सारे का सारा इंश्योरेंस प्रीमियम उसी को मिलता, नुकसान भी अगर हो जाए सारे का सारा उसी को, उसके पास हो सकता है इतने पैसे ही ना हो, रिसोर्सेज ही ना हो। उससे बाज़ औक़ात क्लाइंट बड़ा होता है, ग्रुप बड़ा है, हो सकता है ऑडिटर के पास, अकेले उस ऑडिटर के पास इतने रिसोर्सेज ना हो, वो उसको वेरीफाई। ऐसी सूरत में शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? 2 ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं। ये याद रखें, कंपोनेंट ऑडिटर से डिफरेंट कंसेप्ट है। कंपोनेंट ऑडिटर में ऑडिटर ही सब ऑडिटर को अपॉइंट करता है, ठीक है, ऑडिटर ही सब ऑडिटर को। पुराने जमाने में ना, आपने बिजनेस अगर पढ़ा होगा, मुझे याद है, उसमें कंसेप्ट होता था सब एजेंट और को एजेंट का। अगर किसी को एजेंट अपॉइंट, अगर प्रिंसिपल ने 2 एजेंट अपॉइंट किए ना, तो उन्हें हम कहते थे को एजेंट। और अगर प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अपॉइंट किया, उस एजेंट ने आगे दूसरे एजेंट को अपॉइंट किया, वो सब एजेंट होता था। ये कंपोनेंट ऑडिटर है ना, ये सब ऑडिटर है। और जो जॉइंट ऑडिटर है, ये को ऑडिटर है, ठीक है, दोनों शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। कंपोनेंट ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं करता, जॉइंट ऑडिटर करता है, क्योंकि शेयर होल्डर ने उसको अपॉइंट किया, ठीक है। कंसेप्ट समझ आ गया पहले तो। दूसरी चीज, जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉइंट। अब जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वही जो डायरेक्टर की हो, वही जो पार्टनर की हो।
पार्टनरशिप भी पढ़ा होगा आपने, पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा, लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल। सेवरल का मतलब होता था अनलिमिटेड है, जॉइंट का मतलब क्या होता था वाला, याद है? ये जॉइंट लाइबिलिटी का कंसेप्ट समझे, ये समझ लिया तो रिक्वायरमेंट आधी से ज्यादा समझ आ जाएंगी। क्या जॉइंट लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है कि करे कोई भरे कोई। हाँ जी, सारे पार्ट, एक पार्टनर ने कस्टमर के साथ फ्रॉड किया ना, पैसे लेके भागा, दूसरे पार्टनर लायबल हैं कि नहीं, ये है जॉइंट लाइबिलिटी का कंसेप्ट, कि एक ने भी गलती की तो दूसरे को भुगतनी पड़ेगी। तो जॉइंट ऑडिट के केस में भी जो जॉइंट ऑडिटर्स होते हैं, को ऑडिटर होते हैं, इनकी लाइबिलिटी क्या होती है, जॉइंट। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आपस में एरियाज बांट लेते हैं कि भाई मैं इस एरिया को वेरीफाई करूंगा, तुम इस एरिया को वेरीफाई करो, ठीक है। स्टैंडर्ड इसमें कहता है, सॉरी गाइडेंस ये कहती है भाई जब एरिया बांट रहे हो ना, एक एरिया 2 लोग काम कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो क्या कि कोई एरिया ऐसा हो जिसे कोई भी ना वेरीफाई करे। समझ रहे, कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, विजन बता रहा हूं गाइडेंस का क्या है, जॉइंट ऑडिट का क्या, दोनों ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। प्रैक्टिकली काम बांट लेते हैं कि मैं ये एरिया करूंगा, ऑडिटर ए कर रहा है, ऑडिटर बी कर रहा है, मैं ये एरिया करूंगा, लेकिन याद रखें काम बांटने के बावजूद अगर किसी एक के काम में भी गलती निकले तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, दोनों, दोनों। इसीलिए प्रोसीजर परफॉर्म अपने एरियाज का ए करेगा, लेकिन मिस्टर ए अपने एरियाज के प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद क्या करेगा भला, बी के एरियाज का करेगा, और बी अपने एरियाज में प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और फिर क्या करेगा, ए रिव्यू करेगा। और एरियाज बांटते हुए गाइडेंस क्या कहती है हमें, डुप्लीकेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओमिट ना कोई हो पाए। अच्छा मुझे बताइए जब एरिया रिव्यू कर ए ने बी का, अब देखें ए है बिग 4 में से और बी है बिग 50 में से, ठीक है। तो अब बिग 4 वाली फर्म है वो मुतमिन नहीं है, अगर फर्ज कीजिए बिग 50 वाली फर्म से कि इसने काम ठीक नहीं किया, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिव्यू तो कर लिया ना, रिव्यू करने के बाद ही पता चला काम सफिशिएंट नहीं है, उसको रिक्वेस्ट कर ले, एक तो रिक्वेस्ट कर ले सर ये भी कर ले, एग्रीमेंट तो होगा, एग्रीमेंट तो शुरू में हो गया ना कि किसने कौन सा एरिया करना है और रिव्यू किस तरीके से होगा, एग्रीमेंट तो शुरू में हो गया कि मिलजुल के काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। एग्रीमेंट क्या होता है, शुरू में हो जाता है, किस चीज का एग्रीमेंट, मिलजुल के काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो रिजॉल्व कैसे करेंगे ये भी लिखा होता है, ये एग्रीमेंट शुरू में हो जाएगा। मैं कह रहा हूं शुरू में एग्रीमेंट हो गया, ये प्रोसीजर भी परफॉर्म कर दिए, एंड पे रिव्यू करने लगे पता चला एक ऑडिटर के ख्याल में उस दूसरे ने सही काम नहीं किया, तो खुद कर ले, नहीं उसको भी कहे ना दे पहले, ऐ दोस्त, ऐ मेरे प्यारे भाई, ऐ मेरे पेटी भाई, मेरे कहने पे ये भी कर ले, मैं भी वो कर ले, अगर नहीं करता वो खुद कर ले। अच्छा ये भी एक मसला था, ये लेस स्वेयर मसला था, अब मोर स्वेयर मसला सामने लेके आऊं, ये तो था प्रोसीजर पे डिसएग्रीमेंट, क्या ओपिनियन पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, एक कहे अनमोडिफाइड, दूसरा कहे मॉडिफाइड होना चाहिए, फिर कौन सा ओपिनियन होगा, अनमोडिफाइड की मॉडिफाइड, जो बड़ी फर्म होगी उसकी बात मानी जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे नहीं होगा। आई कैप की नजर में सारे ऑडिटर बराबर है। वो कहता है पहले अपनी, जैसे होता है ना, आपने अगर लॉ के कंसेप्ट याद आ रहे हैं बार बार, वो पढ़ा क्या होता है, वो जो आता आर्बिट्रेटर कहता है दोनों पार्टीज अपनी अपनी फर्म का एक दूसरा पार्टनर ले, वो आपस में एग्री कर रहे हैं, अगर तो रिकंसाइल्ड हो जाता है इशू, किसी एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो एक ही ओपिनियन दो, लेकिन अगर एक इशू पे नहीं पहुंच पाते फिर क्या हो, ना तीसरा ऑडिटर नहीं, फिर ग्रुप ए ऑडिटर अपनी रिपोर्ट अपना ओपिनियन अलहदा देगा, और ग्रुप बी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट अपना ओपिनियन अलहदा देगा। इस तरह 2 ओपिनियन हो जाएंगे गलत, इस तरह 2 रिपोर्ट हो जाएगी, सिर्फ ओपिनियन नहीं रिपोर्ट्स भी 2 हो जाएंगी। शेयर होल्डर किस पे रिलाय करेंगे, दोनों आई कैप कहता है दोनों को मैं ऑडिट रिपोर्ट कहूंगा, जब मैं कहूंगा ना ऑडिट रिपोर्ट तो उससे मुराद दोनों रिपोर्ट्स होंगी। हाँ उसमें अदर कंफ्यूजन होगी ना, शेयर होल्डर का भी कंफ्यूजन हो गई, इसीलिए हर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेगा, जिसमें क्या लिखेगा, गैस करें, भाई का झगड़ा हो गया दूसरे के साथ, उसकी रिपोर्ट लैदा पढ़ लो, उसका ओपिनियन लैदा पढ़ लो,
नहीं समझ आ रही? समझ आ रही? अच्छा, इसमें मुझे एक कंसेप्ट याद आया, ISA 710 का, उसमें भी 2 ऑडिटर होते थे, ठीक है, वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें भी डिस्प्यूट राइज हो जाता था। पिछले साल के ऑडिटर का ओपिनियन कुछ और था, इस साल का ओपिनियन कुछ और था। अगर दोनों एग्री नहीं करते थे तो फिर क्या होता था, रिपोर्ट अलग अलग होती थी ना, अलग। हाँ, इस साल का ऑडिटर अपनी पिछले साल की फाइनेंशियल में जो ओपिनियन देता था वो डिफरेंट होता था, तो वो मैटर डायग्राम में बता नहीं देता था। याद आया कंसेप्ट? नहीं आया, नहीं आया। वो इधर है, वो इधर। और अगर दोनों भाई एग्री हो जाते थे तो फिर एक ही बोर्ड में दोनों आते थे इकट्ठी, उस सूरत में अदर मैटर आता था कि नहीं आता था? याद है? नहीं आता था उसमें। और आप कहते थे सर ये अदर मैटर क्यों नहीं आ रहा है, सवाल पूछा था ना, नहीं याद आया। 710 में था ये। तेरे बहरहाल जॉइंट ऑडिट के मेन कंसेप्ट समझ आ गए। मेन कंसेप्ट समझ आ गए तो ये बाकी चीजें बहुत आसान है। ये ऐसे है जैसे उर्दू का पेपर पढ़ रहे हो आप, कोई टेक्निकल चीज नहीं, कंसेप्चुअल है, टेक्निकल कोई नहीं है। कहता है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर इज जॉइंटली रिस्पांसिबल फॉर हिज ओन वर्क एंड आल्सो फॉर वर्क ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर। जैसे पार्टनर इज लायबल फॉर ओन डेट, जो उसने खुद लोन लिया बैंक से उसके लिए भी लायबल है, एंड आल्सो लायबल फॉर अदर पार्टनर। डायरेक्टर ने खुद फ्रॉड किया उसके लिए भी लायबल है, और किसी दूसरे डायरेक्टर ने फ्रॉड किया हो तो, क्योंकि हर डायरेक्टर सारी कंपनी का डायरेक्टर होता है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नहीं होता। ये सीला का कंसेप्ट था। ये पहली बात समझ आ गई। इसका मतलब है हर जॉइंट ऑडिटर ने अपना काम तो सही है कि नहीं देखना ही देखना है दूसरे, लेकिन अपने एरिया में उसने, जब एलोकेशन होती है ना, अपने एरिया में उसने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और दूसरे के एरिया में रिव्यू करना है। रिव्यू सेटिस्फाइड हो गया तो ओके, रिव्यू सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसके एरिया पे भी प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ जाएंगे। अगर रिक्वेस्ट करेंगे कर लिया उसने तो ठीक, वरना उसके एरिया पे भी प्रोसीजर परफॉर्म। डन जी। कह रहा है कंप्लायंस विद एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा चले एक चीज हो गया, अब अजीब चीज, कंसेप्ट इसमें अच्छे हैं। क्या जॉइंट ऑडिट के केस में, जॉइंट ऑडिट के केस में कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करना है? करना है। किसने? बिल्कुल ऐसा। ये तो कंसेप्ट ही नहीं था। कंसेप्ट क्या है? ग्रुप ए ऑडिटर के ख्याल में वो कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करता है, ग्रुप बी नहीं कंप्लाई करता। ग्रुप नहीं, ऑडिटर ए, ऑडिटर ए कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करता है, ऑडिटर बी कंप्लाई नहीं करता। ऑडिटर ए को क्या करना चाहिए? उनसे कहो कंप्लाई कर, वो कहे करता रहे। और कैसे करें? आप कहें शेयर बेच दो, कहते नहीं शेयर बेचना जरूरी नहीं है, ये इमटेरियल है। आप कहते मटेरियल है, आप कहते नहीं इमटेरियल है। क्या करेगा ऑडिटर ए? वही करेगा जो ऑडिटर को करना चाहिए जब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, विड्रॉ। किस वजह से? क्योंकि ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों कर रहा है? इंडिपेंडेंस की प्रॉब्लम दूसरे ऑडिटर में, वो क्यों विड्रॉ कर रहा है? क्योंकि जॉइंट ऑडिटर एक है, लायबल दोनों है, दोनों है। एक में भी कोई मसला है तो वो दूसरे का मसला है। ठीक है जी। कह रहा है बिफोर एक्सेप्टेंस जॉइंट ऑडिटर शुड ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू इंश्योर दैट अदर जॉइंट ऑडिटर मीट्स एथिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स थ्रू ए लेटर सेंड टू ईच अदर। यानी हर एक दूसरे को बता रहे हैं। फिर इफ ए जॉइंट ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट एथिक्स और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द जॉइंट ऑडिटर ही शुड परफॉर्म। अगर वो किसी दूसरे के एथिक्स या क्वालिटी कंट्रोल से नहीं है मुतमिन, वो ये समझता है कि दूसरा इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब है उसे क्या करना चाहिए? फिर या तो सारे का सारा काम खुद करे या विड्रॉ कर ले। लॉजिकल। आगे जॉइंट ऑडिटर्स एग्रीमेंट, जॉइंट ऑडिटर आपस में भी एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा ये वो एंगेजमेंट लेटर नहीं है। एंगेजमेंट लेटर तो क्लाइंट के साथ होता है ना। जॉइंट ऑडिटर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करेंगे, उसमें क्या चीजें एग्री करेंगे ये ध्यान से सुन ले, क्योंकि आगे चल के ये यूज होनी है। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, एग्रीमेंट में लिखेंगे भाई हम एक दूसरे को लेटर सेंड करेंगे जिसमें अगर इंडिपेंडेंस का मसला हुआ तो बता देगा दूसरा। ये पढ़ दिया। फिर डिवीजन ऑफ वर्क, आपस में एग्रीमेंट करके वर्क डिवाइड करेंगे। भाई मैंने इनकम स्टेटमेंट के एरिया करने हैं, तूने बैलेंस शीट के एरियाज करने हैं, या कोई भी डिवीजन हो सकती है। तो एग्जांपल बता रहा हूं, मैं सारे एक्सपेंसेस करूंगा, तुम इनकम कर लेना। मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ऑफ ईच अदर्स वर्किंग पेपर, एक दूसरे के वर्किंग पेपर को रिव्यू करना है इन्होंने। क्यों करना है? क्योंकि लायबिलिटी जॉइंट है। मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्या डिस्प्यूट अराइज हो सकता है? डिस्प्यूट प्रोसीजर पे भी अराइज हो सकता है और ओपिनियन पे भी अराइज हो सकता है। प्रोसीजर पे ये कि एक के ख्याल में हो सकता है दूसरे ने सही प्रोसीजर परफॉर्म ना किया हो, तो क्या करे? अब खुद से प्रोसीजर परफॉर्म कर ले। और अगर ओपिनियन में फर्क आया
तो पहले डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तो अपना अलग से ओपिनियन दे दे यानी रिपोर्ट दे दे। ठीक है जी, ये एग्रीमेंट की बात आ गई। फिर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। प्रेफरेबली देयर शुड बी सिंगल एंगेजमेंट लेटर विद क्लाइंट, हाउ डिपेंडिंग ऑन, अलग अलग भी हो सकता है। प्रेफरेबली एंगेजमेंट लेटर क्या होना चाहिए? सिंगल। फिर ऑडिट प्लान एंड प्रोसीजर, कह रहा है ऑडिट स्ट्रेटजी, रिस्क असेसमेंट, ठीक है, ये ज्वाइंट होने चाहिए और जो ऑडिट प्लान है ये सेपरेट होने चाहिए। ये आपने वो कैफ लेवल पर पढ़ा, ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में फर्क। ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज होती है? रिस्क असेसमेंट, मटेरियलिटी, यार। ऑडिट प्लान में क्या होता है? प्रोसीजर जो हर एरिया पे परफॉर्म करने हैं। बताइए, एक तरफ ऑडिट स्ट्रेटजी है, एक तरफ ऑडिट प्लान है, किस डॉक्यूमेंट को दोनों को मिलकर बनाना है? कौन सी डॉक्यूमेंट दोनों की जॉइंट थॉट का नतीजा होगी? ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट प्लान तो अलग-अलग, ऑडिट प्लान तो हर एरिया का अलग होता है, वो तो हर एरिया पे अलग-अलग ही होगा क्योंकि उन्हें अलग-अलग प्रोसीजर परफॉर्म करना। ठीक है, ऑडिट प्लान कैन बी डन सेपरेट। एलोकेशन ऑफ वर्क शुड बी एग्रीड इन राइटिंग, कहता है राइटिंग में एग्री करो, बाद में कहोगे ये एरिया तुमने नहीं, तुमने करना था। ये अक्सर होता है, काम बांट के करे ना, जो काम रह जाए वो एक दूसरे। ये प्रैक्टिकली हमारा सामने आया था मसला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में मसला सामने आ गया था कि ये एरिया ये किसने करना है। एक ऑडिटर कह रहे थे, हमारा लिस्टेड क्लाइंट था, उसकी बहुत सी, उसमें जॉइंट ऑडिटर थे, एक कह रहा है दूसरे ने करना है, दूसरा कह रहा है पहले ने करना है। वो फिर उस वक्त हंड पे आके किया, वो फिर हम नहीं किया था। क्या वो दोनों लायबल होते हैं? तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए लायबिलिटी, देखिए एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए दोनों लायबल है, दोनों ऑडिटर है, दोनों ही लायबल होंगे। अब ये शायद एग्रीमेंट में आगे, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है किस तरह के केस में मैंने देखा होगा क्या होता है, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए दोनों लायबल होंगे थ्योरेटिकली। और वो किसी को, क्योंकि देखिए उसकी भी जिम्मेदारी, आप खुद सोचें, हर ऑडिटर की जिम्मेदारी थी कि नहीं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बोथ ऑडिटर, दोनों में से हर ऑडिटर इज लायबल फॉर होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर उसमें प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब उसने रिव्यू किया होगा। अगर मसला सामने नहीं लेके आया तो उसे लायबल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और अगर मसला उसे पता चल गया था तो स्टैंडर्ड ने उसे गाइडेंस में उसे इजाजत दी हुई है ना कि आप लादा से रिपोर्ट दे दो अगर नहीं मानता हुआ है। तो अगर बाद में मसला आया रिपोर्ट नहीं किया हुआ तो दोनों ऑडिटर लायबल होंगे। ठीक है जी, लेकिन ये मेरी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिस में मेरे सामने कोई ऐसा केस है मैं बता नहीं सकता, लेकिन एग्जाम में आपने ऐसे ही लिखना है अगर आया तो। शुड कवर ऑल सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, ठीक है। प्रेफरेबली शुड बी कम्युनिकेटेड टू एंटिटी, कहता है एलोकेशन ऑफ वर्क एंटिटी को कम्युनिकेट करना हो तो कर दो, लाजमी नहीं है। सम क्रिटिकल एरियाज में बी कवर्ड बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर, कुछ क्रिटिकल एरियाज पे यानी एक एरिया पे रिव्यू तो एक कम से कम एक ऑडिटर तो परफॉर्म करेगा और बाकी रिव्यू करेगा। क्या दोनों ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं किसी एरिया पे? कर सकते हैं। यस, ये बता रहा है सम क्रिटिकल एरियाज पे। इफ ए जॉइंट ऑडिटर डज नॉट प्लेस रिलायंस ऑन वर्क ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, ही मस्ट डॉक्यूमेंट द रीजन एंड शुड परफॉर्म वर्क हिमसेल्फ। अगर किसी एक ऑडिटर को लगता है दूसरे ने काम ठीक नहीं किया, क्या करे? खुद कर ले, रीजन लिखता है। रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, प्लानिंग स्टेज पे जॉइंट ऑडिटर्स को एग्री करना चाहिए। रिव्यू कैसे करेंगे? रिव्यू कैसे करेंगे? और रिव्यू मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर रिपोर्ट, रिपोर्ट से पहले रिव्यू होना चाहिए। अंडरस्टूड? इफ ए जॉइंट ऑडिटर कंक्लूड्स दैट वर्क ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर्स इज इनसफिशिएंट, सही नहीं किया उसने काम, तो क्या करे? रिक्वेस्ट जॉइंट ऑडिटर टू परफॉर्म एडिशनल वर्क। उसे कहे भाई तूने कंफर्मेशन लेटर नहीं भेजा, जरा भेज दे डेट। और वो अगर कंफर्मेशन लेटर ना भेजे डेटर्स को, खुद भेज दे, खुद कर लो काम। कम्युनिकेशन, क्लाइंट को जो कम्युनिकेशन करनी है गाइडेंस कहती है वो जॉइंट होगी, यानी मैनेजमेंट लेटर भेजना है, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेशन करनी है, प्रेजेंटेशन ऑडिट कमेटी को देनी है, वो जॉइंट होगी, अलग अलग नहीं होगी। दोनों ऑडिटर की मौजूदगी होगी, या दोनों ऑडिटर्स की साइन के साथ। ऑल इंपोर्टेंट मीटिंग शुड बी अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल जॉइंट ऑडिटर्स। सही कह रहे हैं ना? ये तो है, अब क्लाइंट हर एक के साथ अलग मीटिंग थोड़ी करेगा। कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो पता चले इधर से भी रिप्रेजेंटेशन लेटर आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से क्लाइंट कहेगा भाई ऐसे तो ना करे, मिल मिला के एक दफा रिप्रेजेंटेशन मेरे से ले ले जो लेनी है आपने। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन जॉइंट ऑडिटर्स, हाँ अब ये चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम कंसेप्ट है, इसको अब करते हैं हम नमाज की ब्रेक के बाद तसल्ली से डिस्कस करेंगे। बाकी थोड़ा ही रह गया, इसके बाद केस स्टडी की केस स्टडीज। आज के मैच तो नहीं है ना? है ओ, आपने कौन सा देखना है? आप तो सीए के स्टूडेंट हो, आपका टाइम ही नहीं है। चलिए फिर तो इसको कंप्लीट करते हैं नमाज की ब्रेक के बाद और फिर केस स्टडी की तरफ चलते हैं। जी ब्रेक जी।
अब चलते हैं हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन जॉइंट ऑडिटर्स की तरफ। सबसे पहले कह रहे हैं सिंगल ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर। जनरल रूल क्या है कि जॉइंट ऑडिटर्स की ऑडिट रिपोर्ट एक ही जिसपे दोनों साइन करेंगे। At planning stage, joint auditor should agree on procedure to resolve difference of opinion before date of audit report. Joint auditors एग्री करेंगे कि अगर हमारा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन राइज होता है तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुड बी डिस्कस बिटवीन जॉइंट एंगेजमेंट पार्टनर। अब ये अप्रोच गाइडेंस खुद भी बताती है कि कैसे रिजॉल्व होना चाहिए। पहले एंगेजमेंट पार्टनर्स को डिस्कस करें आपस में, किसी नतीजे पे पहुंचे अच्छी बात। इफ नॉट रिजॉल्व मैटर शुड बी रेफर टू द नॉमिनेटेड पार्टनर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव फर्म। दोनों फर्म से एक एक पार्टनर नॉमिनेट किया जाए उसको मैटर। अब वो दोनों पार्टनर जो फर्म के पार्टनर्स एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है वो आपस में बैठ के तय करेंगे कि इस मसले का हल क्या है। फिर भी अगर रिजॉल्व नहीं होता इशू, मैटर शुड बी डिस्कस विद मैनेजमेंट दोष ऑफ गवर्नेंस। मैटर अब दोष ऑफ गवर्नेंस को बता दो क्योंकि अब रिपोर्ट मॉडिफाइड होने जा रही है। एट जॉइंट ऑडिटर मस्ट इशू सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। हर जॉइंट ऑडिटर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। ए ऑडिटर अलग, बी अलग। ऑडिट रिपोर्ट शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ गिविंग रेफरेंस टू अदर जॉइंट ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड रीजन ऑफ डिफरेंस। यानी एक का मॉडिफाइड ओपिनियन आ जाएगा, एक का क्वालिफाइड ओपिनियन, लेकिन दोनों अदर मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे बताने के लिए कि एक दूसरे ऑडिटर की भी रिपोर्ट है जिसमें ओपिनियन का फर्क है और वो फर्क क्यों है। बोथ रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड शैल बी कंसीडर्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट। दोनों ही ऑडिट रिपोर्ट कंसीडर होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ दोनों ही रिपोर्ट अटैच होगी। फिर कह रहा है कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ये क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल प्रोसीजर। कह रहा है जॉइंट ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेंगे क्या क्या चीजें। कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम अदर जॉइंट ऑडिटर फॉर कंप्लायंस विद एथिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल। एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस लेटर लिखते हैं ना एक दूसरे को, उसको डॉक्यूमेंट करना है। ऑडिट स्ट्रेटजी मटेरियलिटी रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट करनी है। एरिया एलोकेट किया जो खुद अगर प्रोसीजर परफॉर्म किया उसके डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट किए जाएंगे और दूसरे ऑडिटर ने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उनका रिव्यू डॉक्यूमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर डिसएग्रीमेंट है, क्या डिसएग्रीमेंट था, रिजॉल्व कैसे हुआ, वर्किंग पेपर, ये उसके अपने वर्किंग पेपर है। ठीक है, और दोनों कह रहा है रिटेन्ड बाय बोथ जॉइंट ऑडिटर। वर्किंग पेपर सपोर्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट शुड बी रिटेन्ड बाय बोथ जॉइंट ऑडिटर। यानी अपने अपने वर्किंग पेपर्स दोनों ने रखने हैं और दूसरे के रिव्यू के जो पेपर्स हैं वो भी अपने पास रखने हैं एविडेंस के तौर पे। प्रेफरेबली देयर शुड बी सिंगल रिप्रेजेंटेशन लेटर। रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होना चाहिए? प्रेफरेबली सिंगल। एंगेजमेंट लेटर क्या होना चाहिए था? वो सिंगल या वो अलग था? एंगेजमेंट लेटर में क्या पढ़ा था हमने? वो भी प्रेफरेबली सिंगल था। और ऑडिट रिपोर्ट वो भी सिंगल होनी चाहिए नॉर्मली। दो साइन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो रिजॉल्व ना हो तो फिर अलग होती है। और रिप्रेजेंटेशन लेटर प्रेफरेबली वो भी सिंगल है। However, depending on firm policy and procedure, separate representation letter may also be obtained. अलग-अलग भी obtain किया जा सकता है after ensuring that it contains representation common to other joint auditor. ठीक है, यानी ये इंश्योर करने के लिए के बाद कि इसमें दूसरे ऑडिटर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी शामिल है, क्योंकि हर ऑडिटर के पास अपना कंप्लीट एविडेंस होना चाहिए। हर ऑडिटर के पास अपना कंप्लीट एविडेंस होना चाहिए। चलिए जी, ये 600 कंप्लीट हो गया इंक्लूडिंग जॉइंट ऑडिट। अब क्या करें? केस स्टडीज तैयार है केस स्टडीज के लिए। चलिए नोट्स को कर दे बंद। कोई बड़ी जरूरी बात याद आए तो लिख लीजिएगा, वरना नोट्स को करें बंद। क्वेश्चंस को रखें अपने सामने ताकि की पॉइंट्स आप साथ साथ नोट करते जाएं। स्टार्ट करें क्वेश्चन की डिस्कशन। तैयार है? 600 के सारे कंसेप्ट जहन में ताजा हो गए? पक्का? कि कोई 20-25 सेकंड चाहिए रिवाइज करने के लिए? चाहिए, चले कर लें रिवाइज। चले बस हो गया, टाइम हो गया, वापस आ। क्वेश्चन 1, हाउ वुड यू हैंडल द अबव सिचुएशन एज ग्रुप ऑडिटर? रिक्वायरमेंट पढ़ के क्या पता चल रहा है? कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन? 600 किस लफ्ज से पता चला? तो करें अंडरलाइन उसको। ग्रुप का आ जाए वर्ड, सब्सिडरी का वर्ड आ जाए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड आ जाए, कंपोनेंट का वर्ड आ जाए, ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आईएएस 600 में ही यूज हुए हैं। कह रहा है लिस्टेड कंपनी सिचुएटेड इन पाकिस्तान हैज 2 सब्सिडरीज। सब्सिडरीज को भी अंडरलाइन कर लें।
इन अदर कंट्रीज को भी अंडरलाइन कर ले। अदर कंट्री से मेरे जहन में क्या आया? अदर कंट्री, सब्सिडरी कंपोनेंट नहीं। अदर कंट्री में हाँ, करेंसी डिफरेंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिफरेंट, ईयर डिफरेंस, फ्रेमवर्क का फर्क, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का फर्क, ये सारे डिफरेंस हो सकते हैं ना। हाँ जी। इन अदर कंट्री, सब्सिडरी से कंपोनेंट आ गया, अदर कंट्री से अदर, विच आर सब्जेक्ट टू ऑडिट एज पर लोकल लॉज, लोकल लॉज के मुताबिक जो ऑडिट होना है उनका। ठीक। One of the reports you received from the auditor states that audit work has been carried out in accordance with local auditing standards. The other auditor has completed his work according to your satisfaction. अच्छा मुझे बताइए, how would you handle the above situation as group auditor? आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट ऑडिटर क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने लोकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑडिट किया। दूसरे ने हमारी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ऑडिट किया। इसका मतलब क्या है? हमारे रूल्स, हमारे लॉस के मुताबिक, हमारी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक किया। क्या इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस केस में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया क्या? नहीं मिल। हमें सॉल्यूशन में दोनों को डिस्कस करना चाहिए, कंपोनेंट नंबर 1 पहले वाला और कंपोनेंट नंबर 2 दूसरे वाला, या कि सिर्फ पहले वाला, क्योंकि दूसरे पे वो कह चुका है कि आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक उसने काम कर लिया। दोनों को सॉल्यूशन में डिस्कस करना है या एक को? नंबर कम है। हाँ, नंबर कम है। और साथ साथ ये चीज भी जहन में रखिए कि जो कह रहा है ना, अदर राइटर हैज कंप्लीटेड हिज वर्क अकॉर्डिंग टू योर सेटिस्फेक्शन, ये अकॉर्डिंग टू योर सेटिस्फेक्शन आपको मैसेज दे रहा है, आप सेटिस्फाई हो गए हैं, आपको एविडेंस मिल चुका है। ये बाज़ औक़ात कमेंट्स में वो कहता है कि मैंने ये इशारा दिया था कि ये प्रोसीजर परफॉर्म हो गया कि नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट ने उस इशारे को नहीं समझा और सॉल्यूशन में लिख दिया कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। हालांकि क्वेश्चन को स्टूडेंट ध्यान से पढ़ता तो उसे पता चलता ये प्रोसीजर तो परफॉर्म हो चुका है। तो सेकंड का मुझे इस इंफॉर्मेशन से इंडिकेशन मिल रही है कि ये वर्क परफॉर्म। फर्स्ट का मसला है हाउ वुड यू हैंडल द अबव सिचुएशन, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर को भी लिखना चाहिए कि नहीं है? कंपोनेंट ऑडिटर को यूज कर रहे हैं। yes. अंडरस्टैंड, कुछ आएंगे जनरल पॉइंट्स, हाउ वुड यू हैंडल, कुछ आएंगे जनरल, कुछ स्पेसिफिक। जनरल में तो होगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट, कम्युनिकेशन हो चुकी है, रिपोर्ट रिसीव हो चुकी है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्या हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर के प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए होंगे कि नहीं? रिपोर्ट रिसीव करने से पहले अंडरस्टैंडिंग के प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए होंगे, मेरा हाल है कर लिए होंगे। इसलिए हमें ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर की बजाय अब उसके काम पे फोकस करना है, उसकी रिपोर्ट पे। उसकी रिपोर्ट में किन चीजों को कंसीडर करना चाहिए हमें? स्टेप नंबर 1 क्या देखे? डिफरेंस चेक करेंगे। उसने कहा हुआ है कि लोकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का डिफरेंस तो कंफर्म है ही है। तो हम स्टेप नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि देखेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंस है तो मटीरियलिटी लेवल एप्रोप्रिएट है कि नहीं, सबसे पहले ये देखें। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम एवेल्युएट करेंगे कौन से प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर डिफरेंट है, किन एरियाज के और किन एरियाज के सेम है। जिन एरियाज के सेम है उनमें तो उसके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लें और एक्सेप्ट कर लें एज इट इज, रिव्यू कर लें डॉक्यूमेंट्स को एज इट इज। जिन एरियाज में डिफरेंस है वहां क्या करें? हम वहां डिफरेंस में अगर मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है, कंपोनेंट ऑडिटर से रिक्वेस्ट करेंगे मजीद प्रोसीजर परफॉर्म कर ले। वो नहीं करता तो हम खुद एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ये हो गया डिफरेंस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का कैसे हैंडल करना। ठीक है जी। अच्छा, अगर सारा क्वेश्चन यही हो और इसमें लोकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बजाय लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखा होता, फिर आप मटेरियलिटी की तरफ नहीं जाते, फिर किस तरफ जाते हैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह। क्या डिफरेंसेस हैं? ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज का फर्क क्या है? ठीक है। और ये रेंट सेम है कि नहीं, फिर हम उस तरफ जाते हैं। यहां पे भी अगर उन चीजों को डिस्कस करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि जब कंपोनेंट फॉरेन कंट्री में होता है ना किसी, तो जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन यहां पे चूंकि उसने स्पेसिफिकली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को मेंशन किया और मार्क्स कम रखे हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए।
वैसे भी जैसे सवाल में इंडिकेशन है कि अदर कंट्रीज में है, तो वो जो फॉरेन रिस्क बढ़ जाता है तो उस पे हमने कोई बात करनी चाहिए क्या जो रिस्क इंक्रीज होते हैं फॉरेन करेंसी के उनको डिस्कस करना चाहिए, वो काउंटिंग की साइड पे आएंगे। अगर काउंटिंग की बात की होती ना तो मैं आपसे वो डिस्कस लाजमी करवाता। फॉरेन करेंसी रिस्क है, डिफरेंट काउंटिंग पॉलिसीज हैं, ईयर एंड में भी डिफरेंट, वो चीजें आपसे लाजमी डिस्कस करवाता। लेकिन चूंकि वो काउंटिंग नहीं हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की तरफ लेके गया है, तो मैं इसीलिए आपको ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट्स, मटीरियलिटी इस तरफ लेके गया, एडिशनल प्रोसीजर्स इस तरफ लेके गया। मार्क्स ज्यादा होते हैं तो फिर भी इंडिकेशन नजर आई। अगर इसके मार्क्स ज्यादा होते, इंडिकेशन नहीं नजर आ रही होती, तो मैं इंक्लूड कर देता। मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं इंक्लूड कर देता। ठीक है जी। इसमें सबसे अहम अल्फाज क्वेश्चन में क्या क्या थे? अदर कंट्रीज, सब्सिडरीज और लोकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। रिक्वायरमेंट तो हमारी जनरल रूल है, वो तो अहम होती है भाई। क्लियर है जी? आगे चले, इस क्वेश्चन में कोई डिस्कशन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 2 पार्ट्स। Can describe the important aspects that you would consider at the planning stage। अच्छा, इसमें मैं भी मार खा गया, क्या भला? मैंने इसमें रिपोर्टिंग स्टेज के भी इफेक्ट डिस्कस कर दिए, और कमेंट्स में उसने कहा भाई मैं तो प्लानिंग पूछा था। लेकिन एडिशनल आपको पता है डिस्कस कर देना गलत नहीं होता, गलत नहीं है। इसलिए प्लानिंग के साथ मैं रिपोर्टिंग भी डिस्कस कर दूंगा। लेकिन याद रखिए उसने सिर्फ प्लानिंग स्टेज में जो चीजें डिस्कस, प्लानिंग स्टेज में क्या चीजें डिस्कस होती हैं? रिस्क, मटीरियलिटी, स्ट्रेटजी, ठीक है, ऑर्डर प्लान, प्रोसीजर वगैरह। क्या चीजों को कंसीडर करेंगे, कौन सी चीजें अहम है, किन के ऊपर फोकस करेंगे, ये चीजें अहम होती। यू आर द अच्छा, रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है? नहीं पता चलता। You are the job in charge on the audit of Globe Industries Limited, JL, which is the holding company of a large group of companies engaged in production and marketing of consumer items, food products and textiles। 2.5 लाइन में एक लफ्ज अहम है मुझे लगा, क्या? होल्डिंग। शाबाश। इससे मुझे लगा कि कहानी जा सकती है 600 की तरफ। That net worth of the group is approximately 89 billion, whereas profit for the year ended December 31 is rupees 6.4 billion। अच्छा, ये होल्डिंग कंपनी के रिजल्ट्स उसने दिए हैं कि कंसोलिडेटेड के? कंसोलिडेटेड। ग्रुप है, ग्रुप ऐसा कंसोलिडेटेड है। शाबाश, 89 बिलियन। यानी अगर हमें अब आगे चल के उसने किसी कंपोनेंट के बारे में बताया हुआ कि मटेरियल, तो हमने उसे कंपोनेंट के प्रॉफिट की बेस पे कैलकुलेशन नहीं करनी, ग्रुप की बेस पे करना है। मे भी किसी कंपोनेंट के लिहाज से वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो, लेकिन ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो हो सकता है मटेरियल हो। या इसी तरह हो सकता है कि कंपोनेंट के लिहाज से इमटेरियल हो, अगर कंपोनेंट मटेरियलिटी लेवल से कंपेयर करें। ग्रुप के लिहाज से आ गए हमारे, हो सकता है ऐसा कंपोनेंट के लिए इमटेरियल हो, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट दोनों के लिहाज से है, ग्रुप के लिए भी कंपोनेंट के लिए भी मिस स्टेटमेंट है दोनों के लिहाज से। क्या ऐसा पॉसिबल है कंपोनेंट के मटेरियलिटी लेवल से कम हो लेकिन ग्रुप के मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा हो? सोच के बताओ भाई। हो सकता है ग्रुप का मटेरियलिटी लेवल हमेशा ज्यादा होता है, पढ़ा था ना, हमेशा ज्यादा। चलिए, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट यू हैव गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला, जीआईएल होल्ड्स 25% शेयर्स इन मुल्तान इंडस्ट्री लिमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बताइए बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये मुल्तान इंडस्ट्री लिमिटेड कंपोनेंट है कि नहीं? बाद में 30% मजीद शेयर्स खरीदे। जीआईएल परचेज 30% शेयर होल्डिंग इन एमआईएल ऑन अप्रैल 2006। तो ड्यूरिंग द ईयर तो 25 प्लस 30 55 सब्सिडरी बन गई ना, तो कंपोनेंट बन गई। शुरू में कंपोनेंट क्या करते हैं आप लोग? एसोसिएट थी पक्का, शुरू में एसोसिएट कंपोनेंट होती है बिल्कुल। ये स्टार्ट में भी कंपोनेंट थी, बाद में भी कंपोनेंट। इसका मतलब है 600 में ये पहले भी आ गई थी, अब भी आ गई है। आगे क्या है? MIL is audited by a large firm having international affiliation। इसमें सबसे अहम लाइन बताइए क्या है? इंटरनेशनल नहीं, ये पूरी लाइन ही अहम है। MIL is audited by a large firm having international affiliation। MIL component is audited by another firm। बन रही है कि नहीं बन रही? अब बन रही है कि नहीं? यार ऐसे ना करें, नहीं, नहीं क्यों नहीं, क्या मतलब भाई? कॉफी ना पीने देना मुझे राम है। हम कौन है? यू। MIL जो कंपोनेंट है, नहीं ये कंपोनेंट है। MIL क्या है?
इज ऑडिटेड बाय ए लार्ज फर्म हैविंग इंटरनेशनल एफिलिएशन। क्या कह रहा है, MIL को हम ऑडिट कर रहे हैं कि कोई और फर्म? पक्का कोई और फर्म ऑडिट कर रही है। बताइए क्या मैटर कंसीडर करेंगे? बताइए यार, ऐसे कल 4-5 दफा रट्टा लगवाया आपको। हाँ जी, सब्सिडी। तो क्या मैटर कंसीडर करने होते हैं? 4 स्टेप्स है, बताए कौन से? अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, इन्वॉल्वमेंट, वैल्यूएटिंग सफिशिएंसी। अगर मार्क्स ज्यादा हो तो छाप दें, वरना ये एक इशू ये आ गया। क्लियर? अच्छा, वो वाले आएंगे डिफरेंस इन फ्रेमवर्क, डिफरेंस इन काउंटिंग पॉलिसी, डिफरेंस इन ईयर एंड। डिफरेंट कंट्री नहीं है, डिफरेंट कंट्री नहीं है। क्लियर हुआ? क्या लिखना है इसमें? चलिए, कोई प्रॉब्लम? बी की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द ग्रुप कंपनीज कराची इंडस्ट्री लिमिटेड हैज इनकर्ड सीरियस लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर 570 मेरे ज़हन में आ गया। किसी और स्टैंडर्ड में लॉसेस की बात की हमने? 570 के अलावा अब अल्लाह जाने 570 क्या है। गोइंग, शुक्र है। लेकिन उसकी बात पूरी सुन लेते हैं। कंपनी हैड टू डिसकंटिन्यू 2 ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट्स आफ्टर फेसिंग लिटिगेशन ऑन ए कॉपीराइट इशू। मेन प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू हो गई, लिटिगेशन आ गई, लॉसेस है, मेन प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू, लिटिगेशन है। किस तरफ जा रहा है? 570, गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम की तरफ। Auditor of company has expressed serious doubts about the status of the company as a going concern and has included material uncertainty relating to going concern paragraph in audit report. उसने going concern का पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर दिया है। बताइए क्या कंसीडर करेंगे हम? हम देखेंगे ग्रुप के लिहाज से क्या ये इवेंट्स या कंडीशन ग्रुप की एबिलिटी टू कंटिन्यू पे डाउट क्रिएट करता है। ठीक है, अगर तो ग्रुप की गोइंग कंसर्न पे भी डाउट क्रिएट करता है तो फैक्टर्स हमारे लिए ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट में भी रेलिवेंट होंगे और रिपोर्ट को भी इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर ग्रुप लेवल पे ये मटेरियल नहीं है इशू, तो फिर ये मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ ग्रुप की ऑडिट रिपोर्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। समझ आती है जी बात को? क्लियर? प्लान तो प्लानिंग से भी देखेंगे ना कि ग्रुप लेवल को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। वैसे मैं अगर अटेम्प्ट करूं ना, मैं इसका रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन भी लिख दूं मार्क्स को देख के, क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चन में ना प्लानिंग में रिपोर्टिंग मैटर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। वो शायद इस वजह से कि प्लानिंग स्टेज में हम जो पॉसिबल इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट हो सकता है उसको कंसीडर करते हैं। आपको याद है एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स में ये था। एंगेजमेंट लेटर के क्या था? सेकंड लास्ट लाइन थी, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को बहरहाल दोनों केसेस में क्या चीज अहम है ये समझ आ गई, कैसे डील करना। तीसरा, रिक्वायर्ड एक्सप्लेन हाउ द अबव सिचुएशन शुड बी डेल्ट विद। कौन सा स्टैंडर्ड? एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंट्स आर फेस्ड विद द फॉलोइंग सिचुएशंस। ऑन द ऑडिट ऑफ जलाल होल्डिंग्स लिमिटेड, ऑडिटर ऑफ सब्सिडियरी हैज इश्यूड ए क्वालिफाइड रिपोर्ट। सब्सिडियरी कौन सा स्टैंडर्ड है? क्वालिफाइड रिपोर्ट। कैसे डील करेंगे? वैल्यूएट करेंगे सिग्निफिकेंस ग्रुप के लिहाज से है कि नहीं। अगर ग्रुप के लिहाज से सिग्निफिकेंट मटेरियल है तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट में भी क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। और अगर ग्रुप के लिहाज से सिग्निफिकेंस नहीं है, अनमोडिफाइड ग्रुप ऑडिट। Second, on a joint audit, there is difference of opinion whereby ABC wants to issue a qualified report, whereas the joint auditors are convinced with the client's explanation and intend to issue an unmodified report. कौन सा केस है? प्रोसीजर से सेटिस्फाइड नहीं है कि ओपिनियन से सेटिस्फाइड नहीं है? दोनों में फर्क है, याद है? प्रोसीजर से सेटिस्फाइड ना होने का और इंपैक्ट है, उसमें वो कहता है उसको रिक्वेस्ट करो खुद कर लो। ओपिनियन से सेटिस्फाइड तो क्या करे? फौरन सेपरेट रिपोर्ट में नहीं जाना, तरतीब से जाए। पहले जो एंगेजमेंट लेटर में एग्री किया होगा कि मैटर को कैसे रिजॉल्व करना है उसको रेफर करें, अपनी फर्म का नॉमिनेटेड पार्टनर कंसल्ट करें, और फिर भी मैटर रिजॉल्व। सॉरी, सबसे पहले था एंगेजमेंट पार्टनर,
उसके बाद नॉमिनेटेड पार्टनर, फिर भी नहीं रिजॉल्व होता इशू। सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, उसमें क्या होगा, और एंड पे आखिरी लाइन ये भी लिखनी है कि दोनों ऑडिट रिपोर्ट अटैच की जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और ऑडिट रिपोर्ट समझी जाएंगी। कोई प्रॉब्लम? इजी है। चलें आगे जरा बताता है आपको। 4. Your firm is the auditor of requirement. Explain the procedure you would perform to decide the extent of reliance on the work of auditor of Sun Limited. Reliance on auditor of Sun Limited. Reliance on expert कहता ना तो मैं 620 में चला जाता। Reliance on internal auditor कहता 610 में चला जाता। Reliance on auditor of Sun Limited, ये अब मैं देख लूं कि सन हम ऑडिटर किसके हैं। अगर हम सन लिमिटेड, हम भी सन लिमिटेड के ऑडिटर हुए तो ये जॉइंट ऑडिटर वाला केस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम सन के होल्डिंग के ऑडिटर हुए तो फिर 600 कंपोनेंट। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ नूर ग्रुप ऑफ कंपनीज व्हिच हैज 3 subsidiaries namely Venus Limited, Jupiter Limited, Sun Limited. Your firm is the auditor of all the group companies except for Sun Limited which is incorporated in foreign country. अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ के मुझे 2 सवालों के जवाब दीजिए। क्या सन लिमिटेड इज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर और नॉट? पता चला, एक तो ऊपर एक्सेप्ट से उसने बता दिया और दूसरा नीचे भी उसने रिक्वायरमेंट में। फॉरेन कंट्री है कि नहीं, तो 4 पॉइंट भी आ जाएंगे जो ऑडिटर वाले, और जो डिफरेंस वाले वो चीजें हैं। अच्छा, डिफरेंस में सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के डिफरेंस की बात शेयर करेंगे या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फ्रेमवर्क के डिफरेंस की बात करेंगे? दोनों को करना चाहिए। चलिए, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं। हाँ, कब सन लिमिटेड का ऑडिटर कंपोनेंट होगा ना। हाँ, ये आया कि एसडी काम की। सबसे पहले रिक्वायरमेंट। अच्छा, 2 पार्ट्स है, ए और बी, और ए के भी 2 पार्ट्स है, 1 और 2। ए में कह रहा है इन लाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन व्हाट कंसीडरेशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिवाइजिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। अच्छा, ऑडिट स्ट्रेटजी में डिटेल्ड प्रोसीजर होते हैं क्या? नहीं होते। रिस्क असेसमेंट होती है, रिस्क असेसमेंट होती है कि नहीं? रिस्की एरियाज जो हमें नजर आते हैं वो ऑडिट स्ट्रेटजी में इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, पक्का। मटीरियलिटी कंसीडरेशन भी करते हैं। ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी एक ही चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग है। चलिए शाबाश। वैसे तो ऑडिट स्ट्रेटजी से ही हमें पता चल गया था कि इसमें ऑडिट प्रोसीजर, इसने हमने सिर्फ बताना है मसले क्या क्या हैं और हम उनको कैसे डील करेंगे, लेकिन उसके डिटेल प्रोसीजर्स नहीं बताने, सिर्फ हेडिंग्स की हद तक मेन इश्यूज को डिस्कस करना है। ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। स्टार्ट करते हैं जी। रिस्क असेसमेंट आएगी, रिस्की एरियाज अगर कोई नजर आए वो आएंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट में कोई इंडिकेशन मिली है हमें ग्रुप ऑडिट का है कि नहीं? क्वेश्चन नहीं, ठीक। योर फर्म गुलहान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज द जीके गुलहान ऑडिटर है, ऑडिटर ऑफ यामीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बाय सीएल, ए लिस्टेड कंपनी विच हैज 3 subsidiaries। लो भाई, अंडरलाइन कर लो। किसको करना है अंडरलाइन? आपको पता है। और इससे हमें क्या पता चला? 600 ग्रुप। In the planning meeting, the chief CFO of YCL informed you about the following developments which took place during the year ending 31 दिसंबर 2018। इस सेंटेंस में कोई काम की चीज है क्या? हाँ, डायरेक्टर बता रहे हो। नहीं, इस सेंटेंस में मुझे कोई काम की चीज नहीं। सीएफओ इन्फॉर्म कर रहा है, हमें बातें बता रहा है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता कोई। सीएफओ इशू बता, ये इशू पढ़ेंगे तो फिर मसला निकलेगा। सब्सिडी का ईयर एंड डिफरेंट, लेकिन उसने बताया तो नहीं अभी। मैं तो इस ऊपर वाले सेंटेंस में कह रहा हूं जो अब हमने पढ़ा है। पहले वाले सेंटेंस में सब्सिडी कीवर्ड था, दूसरे वाले सेंटेंस में कोई कीवर्ड है? मुझे भी नजर नहीं आ रहा। कह रहा है एशिया पावर लिमिटेड एपीएल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री नेम ब्लू लैंड इन जनवरी 2018। फॉरेन कंट्री मेरा दिल तो कर रहा है अंडरलाइन कर लूं, लेकिन मैं रुक गया हूं कि
ये पता नहीं एशिया पावर लिमिटेड कंपोनेंट है कि नहीं है। अगर कंपोनेंट है, फॉरेन कंट्री है, तो मेरा वो डिफरेंस वाले पॉइंट आ जाएंगे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं। फ्रेमवर्क करना चाहिए कि नहीं मुझे अंडरलाइन कर देता हूं, क्या अर्ज है, कर देते हैं, बाद में देख लेंगे। कंपोनेंट बनता हुआ तो प्रोसीजर साफ देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फॉरेन कंट्री, YCL is the main sponsor and holds 75% shares in APL। मुबारक हो, मुबारक हो। क्यों बन गया है कंपोनेंट, मेन शेयर होल्डर है। ड्यूरिंग द ईयर बना है कि पहले से था? इस साल इनकॉर्पोरेट इसी साल हुआ। कंपोनेंट है, एग्रीड, फॉरेन कंट्री में है। अब मैंने सिर्फ ये देखना है कि इसका ऑडिटर कोई और है कि नहीं। अगर हम ही ऑडिटर हुए ना, इसके कंपोनेंट को भी हम ही ऑडिट कर रहे हो, तो फिर मैं देखूंगा कि हमने इसका डिफरेंस काउंटिंग ईयर और काउंटिंग पॉलिसी वगैरह को देखना है। वो तो हमने देखना ही देखना है ना, वो तो ऑडिटर कोई भी हो, ये चीजें तो देखनी ही देखनी है। लेकिन अगर ऑडिटर कोई और हुआ तो फिर डिफरेंस के साथ साथ 4 पॉइंट्स में आएंगे। रेस्ट ऑफ द शेयर आर हेल्ड बाय लोकल स्पॉन्सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सब्सिडरी बन गई, बाकी शेयर जिसके पास मर्जी हो। APL is being audited by a firm in Blue Land। यही तो तलाश कर रहे थे, इसको तो डबल अंडरलाइन करें। APL is being audited by a firm in Blue Land। आगे 4 प्रोसीजर। अब देखते हैं आगे भी, मुझे लगता है कोई ट्विस्ट। अच्छा, यहां पे असूली तौर पे क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए था। हमारे कंपोनेंट वाले तो पॉइंट पूरे आगे ना, फॉरेन कंट्री वाला भी आ गया और अंदर आगे कहानी चला रहा है। अभी आधे से ज्यादा पिक्चर बाकी है, इसका मतलब आगे और कोई ट्विस्ट आएगा क्या नहीं आएगा? क्लाइमेक्स 2 आगे हैं, फिल्म अभी आधी पड़ी है, कि आगे कोई ट्विस्ट आएगा कि नहीं आएगा, मुझे लग रहा है। APL इज प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज टू ए पावर प्लांट इन ब्लू लैंड। ठीक है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड। फी फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज इज एग्रीड एट $30 मिलियन। फॉरेन करेंसी का रिस्क आ गया कि नहीं? फॉरेन करेंसी। अब बताइए हमें, क्या उसने सिर्फ ये कहा है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर कमेंट करें, एप्लीकेशन के ऊपर कमेंट करें, या उसने कहा स्ट्रेटजी में जो जो चीज आपके लिए अहम होगी वो डिस्कस करें? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अहम है कि नहीं? ऑडिट स्ट्रेटजी में लिखे। फिर फॉरेन करेंसी रिस्क और फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। While the expected cost is $22.5 मिलियन, यानी प्रोजेक्ट का रेवेन्यू 30 मिलियन है और कास्ट 22.5 मिलियन है। तो ये कब रिकॉर्ड करना चाहिए कास्ट और रेवेन्यू? रेवेन्यू इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ऑन आइडेंटिफाइड माइलस्टोन बेसिस इन द बुक्स ऑफ APL। APL की बुक्स में जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है किस बेस पे हो रहा है? माइलस्टोन बेसिस क्या होती है? जितना माइलस्टोन, जितना अचीव कर लिया उतना रेवेन्यू और उतनी कॉस्ट, जिसे स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी कहते हैं। आसान अल्फाज इस्तेमाल कर लेता तो फौरन समझ, एज प्रोग्रेस की बेस। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? IFRS 15 क्या कहता है? कि क्या जो माइलस्टोन एग्री हुए हैं उनकी बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हमारा एज ऑडिटर ये अप्रोच है या ये अप्रोच है कि माइलस्टोन के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन देखना है जो माइलस्टोन एग्री हुआ है उसी के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। हमारी अप्रोच क्या माइलस्टोन के मुताबिक पीरियडिकली रेवेन्यू और कॉस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं कि सारी की सारी एक ही दफा रिकॉर्ड करनी होती है? कर, इसका मतलब है इस पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिसी सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। तो किस में प्रॉब्लम आ सकती है? एप्लीकेशन में। क्या हमारे लिए ये एक अहम फैक्टर, रिस्क फैक्टर है कि गिवन माइलस्टोन के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा? क्लाइंट बाज औकात ओवरस्टेट करने की कोशिश करता है इसको, माइलस्टोन को क्या करता है, और सेल्स के एरिया में नॉर्मली रिस्क हाई होता है, रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, हाई भी नहीं सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। इशारा ऐसे 315 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है ना किसी भी कंपनी का, तो इसमें ये भी रिस्क आइडेंटिफाई करने हमें इस क्वेश्चन में क्या नहीं करना है। तो इसमें 4 इश्यूज सामने आ गए हमारे इस पार्ट 1 में। 4 इश्यूज कौन कौन से? पहला, बीइंग ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, दूसरा फॉरेन कंट्री, तीसरा फॉरेन करेंसी, और फोर्थ माइलस्टोन बेसिस। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर देखना पड़ेगा। क्लियर? फिफ्थ, ICAP ने सोल्यूशन में लिखा है
मैं उसमें 50-50 हूं, कंफर्म नहीं हूं, मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहता है माइलस्टोन कितने अचीव हो गया कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए यूज ऑफ एक्सपर्ट भी आपका एक एरिया होगा जो स्ट्रेटजी में कंसीडर करना है। आपको बताइए ये लगता है कि नहीं माइलस्टोन? देखिए हमारे जमाने में एक होता था, अब नहीं होता होगा शायद, IAS 11 था शायद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। उसमें वो ये कहता है जब आप बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना और रेवेन्यू एग्री कर लेते हैं, तो जैसे जैसे उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आप अचीव करते थे, हर ईयर एंड पे आपने देखना कितने % स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, उसके मुताबिक रेवेन्यू और कॉस्ट रिकॉर्ड करते रहे। उसमें कहता था स्टेज ऑफ कंप्लीशन कोई सर्टिफाई करेगा इंजीनियर। अगर ये इस तरह की कोई बात करता ना, कोई डैम बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो फिर तो कंफर्म था इंजीनियर आएगा। यहां पे प्रोजेक्ट कह रहा है, क्या प्रोजेक्ट से मुराद कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ही होते हैं? हाँ, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूं कि इसमें इंजीनियर की इन्वॉल्वमेंट यानी एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। मैं इसमें 50-50 हूं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग वगैरह का, डैम वगैरह का या इस तरह का कुछ, फिर तो कंफर्म में इंजीनियर आएगा और एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा माइलस्टोन अचीव हुआ कि नहीं, वो सर्टिफाई करने के लिए। हमारा एक क्लाइंट था, उसकी थी कुछ, ये PTCL था, इसके कुछ न्यू एक्सचेंजेस जिस जगह पे ये बनाता था ना, तो इनका टारगेट होता था इस साल हमने 50 न्यू लोकेशंस पे एक्सचेंजेस कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हमारा एक एज ऑडिटर रिस्क क्या होता था कि बाजू का अंडर कंस्ट्रक्शन होती थी एक्सचेंज, वो इफ्तिताह कर, जैसे बाजू का था ना इलेक्शन करीब, हुकूमत क्या करती है, अभी जो पुल बन रहा है उसका इफ्तिताह कर देती है ताकि अखबारों में खबरें शबरें आ जाए, वोट बैंक पक्का हो जाए। तो उसी तरह हमारा ये भी रिस्क था कि उन्होंने क्योंकि कमिट किया होता था कि इस साल हम इतनी बनाएंगे एक्सचेंजेस, एक्सपेंशन हमारी होगी। तो बाजू का तो 80-90% भी अगर एक्सचेंज कंप्लीट है ना, यूनिट कंप्लीट है, वो इफ्तिताह करने का रिस्क होता था, कर दिया होगा। तो उस सिचुएशन में अब हम अगर जाएं, हमें तो लगेगा बज़ाहिर कंप्लीट है, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, ये हमें देख के तो नहीं पता चल सकता। तो इसमें क्या करते, इंजीनियर का एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता था, हम इंजीनियर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट देखते थे। देखना चाहिए था कि नहीं? अगला सवाल मुझे बताइए, क्या वो इंजीनियर कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए या इंडिपेंडेंट? या एम्प्लॉय भी चलेगा अगर हम देख लेते हैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी वगैरह। इंटरनल ऑडिटर भी तो बज़ाहिर एम्प्लॉय होता है ना, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं मैनेजमेंट से? अगर इंजीनियर मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है एम्प्लॉय कंपनी के, मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है, उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट काबिल एतबार है कि नहीं? अच्छा, वैसे हम तो कर लिया करते थे, जहां तक मुझे याद है। वैसे ये एरिया मेरा नहीं था, मेरा एरिया इन्वेंट्री स्टोर, ये फिक्स एसेट का एरिया, लेकिन जहां तक मुझे याद है कंप्लीशन सर्टिफिकेट उनका इंजीनियर देता था, हम उस इंजीनियर सर्टिफिकेट देके रिलाय कर लेते थे। और भी प्रोसीजर होते थे, और क्या प्रोसीजर होते थे बड़ा गैस कर सकते हैं? ये देखने के लिए कि जो यूनिट कंस्ट्रक्ट करना था कंप्लीट हो गया कि नहीं। 80% पे तो कैपिटलाइज नहीं कर दिया, रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू एक्टिविटी स्टार्ट हो गया कि नहीं, ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है, बिल्कुल है। और अगर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है रेवेन्यू, तो फिर तो कंफर्म हो गया कंप्लीट है। अगर नहीं हुई, अब बताइए फिर। हमारे पास एक दूसरा तरीका था, एक तो इंजीनियर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है ना जो बताता है कंप्लीट, एक कॉस्ट, टोटल बजटेड कॉस्ट कितनी थी और एक्चुअल कॉस्ट अप टू डेट कितनी है। अगर एक्चुअल कॉस्ट अप टू डेट कम है तो उसका मतलब क्या होता था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बहरहाल चले, हर बातों से बात निकली। पहले में 4 इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए हमने जो ऑडिट स्ट्रेटजी में इंक्लूड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी इशू में? शाबाश। किसमें? जो आपने बात की थी कि पॉलिसी सिलेक्शन है, उसमें तो मसला नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन में मसला है। हाँ, माइलस्टोन के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपने खुद बताया, IFRS 15 कहता है ये। इसमें इंडिकेशन तो ऐसी कोई नहीं है, तो हम फिर खींचने लग गए। नहीं, खींचने क्यों लगे? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ऑन आइडेंटिफाइड माइलस्टोन बेसिस इन द बुक्स। आपको लग रहा है ये गलत है, माइलस्टोन बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? नहीं लग रही ना गलत, कि गलत है? मुझे भी नहीं लग रही गलत, यानी मुझे भी सही लग रही है, काम सही कर रहे हैं, यानी पॉलिसी सही है। लेकिन हमने देखना है कि जितने % इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया उतने % कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, और वो कौन देखेगा? हम या कोई इंजीनियर वगैरह बता दे, एक्सपर्ट बता दे, एक्सपर्ट बता दे तो बेहतर है। आई कैप ये कहता है, मेरा भी कुछ यही ख्याल है, कंफर्म नहीं। लेकिन दूसरा इशू, अच्छा दूसरा इशू अब देखें, एक सिचुएशन में उसने 4, एक तीर से 4 शिकार कर लिए।
There was a major reshuffle in one of the business segments of YCL, which resulted in several employees being laid off. Laid off का मतलब क्या होता है? निकाल दिए. क्या करना पड़ता है? रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन. एम्प्लॉइज को जो कंपनसेशन देनी है, एम्प्लॉइज को. एक और भी प्रॉब्लम है एम्प्लॉइज बीइंग लेड ऑफ से. एक तो ये कि जिनको रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में तो प्रॉब्लम नहीं है ना कोई आपको. एक क्या, जब कभी आप एम्प्लॉइज निकालते हैं तो आपका ऑपरेशन से इफेक्ट होते हैं. कैसे? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रिड्यूस हो जाती है, इंटरनल कंट्रोल वीक होंगे. बताइए एग्री करते हैं कि नहीं? देखिए एक ये खूबी आई कैप की सीफैप लेवल में मुझे बहुत पसंद है. एक एक लफ्ज से रिस्क आइडेंटिफाई करवाता है, इशू आइडेंटिफाई करवाता है एक एक लफ्ज से. और यहां पे तो लेड ऑफ से उसने 2 आइडेंटिफाई करवा लिए. एक उसका जिन एम्प्लॉइज को निकाला है उनकी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन देखनी पड़ेगी, और दूसरा निकालने की वजह से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज खत्म, कम हो गई, कंट्रोल रिस्क बढ़ गया, इंटरनल कंट्रोल वीक है क्लाइंट का. ठीक है जी. दो इशू आ गए. फिर द रीशफलिंग वाज कैरिड आउट व्हेन सेवरल घोस्ट एम्प्लॉइज वर आइडेंटिफाइड बाय इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. ये लो तीसरा मसला भी आ गया. क्या? रिस्क ऑफ फ्रॉड. रिस्क ऑफ फ्रॉड. फ्रॉड जब कभी आइडेंटिफाई हो जाए हमें क्या समझना चाहिए? यही एक फ्रॉड था, या जितना फ्रॉड था सारा आइडेंटिफाई हो गया? नहीं. रिस्क ऑफ फ्रॉड. अब पता नहीं एग्जांपल मुझे देनी चाहिए कि नहीं. चले फर्ज की न्यूट्रलाइज करके एग्जांपल देता हूं. फर्ज कीजिए कोई स्कूल कॉलेज है, उसका कोई कैशियर है, ठीक है, उसने स्टूडेंट से पैसे लिए, दुबई चला गया. ठीक है, आइडेंटिफाई, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया. ठीक है, आपको पता चला इतने रुपीस का हेर फेर हुआ. बताइए क्या? अब देखिए फ्रॉड था, सामने आ गया. रिस्क ऑफ फ्रॉड अभी है कि नहीं? रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं? क्या आगे कोई और एम्प्लॉय भी ऐसा कर सकता है? नहीं, ये रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो कंट्रोल कर लिए होंगे मेरा है. ये हाँ, फ्रॉड इसलिए है कि महीने 2-2 महीने बाद भी स्टूडेंट आके कह रहे होंगे सर जी हमने वो आई कैब वाली फीस दी थी जमा करवाने को, पहुंची नहीं उधर, किधर गई है, किधर गई है. तो जहां कहीं ये फ्रॉड होता है याद रखिएगा उसके आफ्टर इफेक्ट्स महीनों तक आते रहते हैं. तो यहां पे रिस्क ऑफ फ्रॉड हमारा अभी भी, हालांकि फ्रॉड सामने आ गया है लेकिन रिस्क ऑफ फ्रॉड अभी भी है. आगे कॉन्सिक्वेंटली द मैनेजमेंट ऑफ YCL डिसाइडेड टू. अब यहां पे 3 मसले आ गए ना. एक रीस्ट्रक्चरिंग का, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कंट्रोल रिस्क, और घोस्ट एम्प्लॉइज, रिस्क ऑफ फ्रॉड. मे बी और भी घोस्ट एम्प्लॉइज हो, या मे बी इस फ्रॉड का इफेक्ट मजीद एरियाज पे हो. और एक चीज और, फ्रॉड करने वाला नॉर्मली अकेला फ्रॉड नहीं करता, कोल्यूजन के जरिए से. ये हमने IS 200 में पढ़ा हुआ है. Decide consequently the management of YCL decided to outsource its payroll processing department. Outsource किया payroll processing department along with few other activities related to finance department to another company. Outsource कर दिया. अब आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट सुन ले, बेसिक कंसेप्ट. IS 3.1 एक्सटेंडेड हमारा वो ये कहता है आप जब क्लाइंट गाइड करने के लिए जाए ना, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो वेरीफाई करना ही करना है, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को भी अंडरस्टैंड करना है. उसके कंट्रोल्स को भाई ये पढ़ा हुआ आपने, पढ़ा हुआ कि नहीं? ताकि जिस सिस्टम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही हैं, आप उस सिस्टम को देख लें, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. क्लियर? क्लाइंट अगर अपनी ट्रांजैक्शन खुद बना रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर खुद बना रहा है, तो हमने उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टेस्ट करना है, चेक करना है, अंडरस्टैंड करना है ना. अगर वो यही काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी या पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउटसोर्स कर देता है, अब बताइए अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल हमने ऑब्टेन करनी है कि नहीं? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लाइंट खुद बना रहा होता तो ये देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चांस ऑफ एरर कितना है, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. अब वो ये काम हमारा क्लाइंट नहीं कर रहा, क्लाइंट ने आउटसोर्स कर दिया. क्या हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाहिए? अंडरस्टैंड करना चाहिए. ये एक दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ लेके जा रहा हूं आपको, पक्का करना चाहिए. अगला सवाल मेरा, किसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? अपने क्लाइंट का या कि उस कंपनी का जो आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है?
किसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अंडरस्टैंड करना चाहिए? फर्ज कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी आउटसोर्स की है बनाना, सारी की सारी, किसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अंडरस्टैंड करना चाहिए? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है। शाबाश, इसी पॉइंट पे लाना था। अगर आउटसोर्स किया जाए ना किसी भी फंक्शन, अब ये टर्म्स बोल रहा हूं आपके सामने, एक है यूजर कंपनी, यूजर ऑर्गेनाइजेशन, एक है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंपनी ए ने अपना अकाउंटिंग सिस्टम आउटसोर्स किया है बी को कहा है बी तू मेरी बुक्स बना, तो हम ऑडिट की लैंग्वेज में ए को कहेंगे यूजर ऑर्गेनाइजेशन और बी को कहेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये ISA 402 की और 3402 की टर्म्स हैं। किसकी टर्म्स हैं? ISA 402, 3402। 3402 क्या है? 402 की अगली स्टेज, यूजर ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। भी फर्क समझ आया? तो फिर आपको दूसरा फर्क भी समझ आ जाएगा, क्या? यूजर ऑडिटर और सर्विस ऑडिटर। सर्विस ऑडिटर, ये समझ आया कि नहीं आया? तो स्टैंडर्ड ये कहता है जब आपके क्लाइंट ने कोई भी काउंटिंग का फंक्शन पार्टली या फुली आउटसोर्स किया हो तो आपके लिए लाजिम हो जाता है कि अपने क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अंडरस्टैंड करते ही करते हैं। अब जिसको आउटसोर्स किया है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी अंडरस्टैंड करना है आपने। तो यहां पे वो ISA 402 भी एप्लीकेबल हो गया कि नहीं हो गया? अब घर जाके आपने सोचना है कैसे करेंगे। अगर USA में क्लाइंट है और उसने आउटसोर्स किया है बांग्लादेश की फर्म को, क्योंकि उधर चीप लेबर है, पाकिस्तान चीप लेबर है, तो फिर क्या USA का ऑडिटर बांग्लादेश आएगा, पाकिस्तान आएगा? ये बाद में, ये 402 यही चीज तो बताता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल जरूर ऑब्टेन करनी है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर? तो इसमें भी 4 मसले आ गए, 4 ही आए हैं ना। पहला इशू क्या? रीस्ट्रक्चरिंग, दूसरा सेग्रीगेशन, तीसरा रिस्क ऑफ फ्रॉड, फोर्थ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, है ना? अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन में कोई 600 का कंसेप्ट है? 1 और 2 दोनों में कौन सा है? अच्छा, ब्लू लैंड वाले, हाँ ठीक है, ब्लू लैंड, हाँ ये APL इज बिंग, ठीक है। यानी 8 में से 2 कंसेप्ट हमारे आए, 600 वाले बाकी डिफरेंट, ऐसे 2 के 1 चले। इन शॉर्ट मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन हमारा डिफरेंट स्टैंडर्ड से, डिफरेंट टॉपिक्स उसने उठाया इस पार्ट के। बी की तरफ चलते हैं। ए में कोई चीज तो डिस्कस करने वाली नहीं है। आपने कहा कि आउटसोर्सिंग जो कर रही है हम उसकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। ऑडिटर हाँ जी, जाके चेक करेगा। हाँ जी, देखिए ये तो 402 का सवाल पूछ रहे हैं इन्होंने। उन्होंने कहा सर आपने कहा अगर कोई आउटसोर्स की हो सर्विस तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? तो क्या वो ऑडिटर खुद जाके अंडरस्टैंड करेगा, फिजिकली खुद जाएगा क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में? इसका जवाब 402 में लिखा है, मैं अभी नहीं दे सकता, यहां चले बता दूं। हम देख लेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट, तो हमें उसे इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। हाँ, ये सुनना चाह रहा था अगला पॉइंट, आपने फौरन ही यस कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है, इंटरनल कंट्रोल में थोड़ी होती है। लेकिन अब सुनिए और सर धुनिए, क्या ऑडिट रिपोर्ट इंटरनल कंट्रोल्स में भी हो सकती है? इंटरनल कंट्रोल्स में भी हो सकती है। USA में सिस्टम है इंटीग्रेटेड ऑडिट रिपोर्ट का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ओपिनियन देते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स पे भी। इंटरनल कंट्रोल्स पे भी ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है। इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो इनहेरेंट लिमिटेशन तो ऑडिट की भी है। ये सारे अब देखिए, आप 600 से निकल के 402 में पहुंच गए। इतना भी अगर आप याद कर लेना कि हमने सर्विस अगर हमारा क्लाइंट की सर्विसेज आउटसोर्स हैं, हमने उसके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना है। कैसे करना है? एक ऑप्शन उसमें यह है, थ्रू रीडिंग ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सर्विस ऑडिटर ऑन इंटरनल कंट्रोल्स,
भाई क्लियर हुई है बात? चलिए आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना 402 का? 402 और 3402 में क्या फर्क है? 3402 402 की एडवांस स्टेज है, आधा कंसेप्ट 402 में, यानी प्रोसीजर्स लिखे हैं 402 में और रिपोर्ट्स का फॉर्मेट है 3402 में। पार्ट बी रिक्वायरमेंट, डिस्कस हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड बाय टीसीएल मैनेजमेंट। टीसीएल की मैनेजमेंट ने जो आर्गुमेंट दिया कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? कोई रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है? कह रहा है यू आर द ऑडिट मैनेजर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिट ऑफ क्लाइंट टीसी लिमिटेड इज इन द फाइनलाइजेशन स्टेज, टीसीएल हैज ए फॉरेन सब्सिडरी WCL। किसको अंडरलाइन किया? मुझे सबसे अच्छा लफ्ज क्या लगा दोनों लाइंस में? फॉरेन सब्सिडरी। कंपोनेंट भी है, फॉरेन कंट्री में भी है। वो डिफरेंस वाला तो छाप देंगे ना अकाउंटेंट, लेकिन मैं आगे ये भी देख लूं क्या कि इसका ऑडिट हम ही कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ WCL आर नॉट इन कंप्लायंस विद IFRS 15 एज द रेगुलेटर इन फॉरेन कंट्री हैज डेफर्ड एडॉप्शन ऑफ IFRS 15। बताइए जो WCL की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी उस पे ओपिनियन अनमोडिफाइड है कि क्वालिफाइड? मेरा हाल है क्वालिफाइड, क्योंकि IFRS 15 को अप्लाई नहीं कर रहा। आपका क्या ख्याल है? उनकी लोकल लॉस को कंप्लाई कर सकता है ना, ये तो हमारी लोकल लॉस को कंप्लाई कर रहा है। WCL की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट अनमोडिफाइड होगी। क्यों? रेगुलेटर ने डेफर कर दिया, IFRS 15 को उसने कंप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? डेफर कर दिया। तो इस स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। अब पुरानी बात हो गई, लेकिन IFRS 9 जब आया था ना, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का IFRS 9 ही है ना, तो बैंक्स ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा हमारे तो इतने डिस्क्लोजर आ जाएंगे, इतने डिस्क्लोजर आ जाएंगे, उसके लिए तो टाइम कम है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उस करंट स्टेटस मुझे नहीं पता IFRS 9 का क्या है, लेकिन उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स के लिए IFRS 9 को डेफर कर दिया था। तो जब डेफर कर दिया 3 साल के लिए, तो बैंक्स ने, जो कमर्शियल बैंक्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, IFRS 9 को कंप्लाई नहीं कर रही थी, लेकिन उनका ओपिनियन क्या था? अनमोडिफाइड। क्यों? हालांकि कंप्लाई नहीं कर रही IFRS 9, रेगुलेटर ने डेफर कर दिया। रेगुलेटर डेफर कर दिया एप्लीकेशन और आप उसको कंप्लाई ना करें, वो मिस स्टेटमेंट नहीं होती, क्योंकि फ्रेमवर्क में लीगल रिक्वायरमेंट्स भी है ना, लीगल रिक्वायरमेंट्स तो कंप्लाई किया। Your audit team has asked TSL's management to assess impact due to non-adoption of IFRS 19 and revise the financial statements accordingly. आपकी ऑडिट टीम ने कहा है TSL की मैनेजमेंट को कि अब हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवा रहे हैं ना, ये IFRS 15 के मुताबिक बनाएं। क्यों? क्योंकि ग्रुप के ऊपर 15 एप्लीकेबल है। तो बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिविजुअल के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक बनेगी, ग्रुप के मुताबिक? ग्रुप के मुताबिक। इंडिविजुअली चाहे IFRS 15 को कंप्लाई नहीं किया तो ठीक किया, लेकिन ग्रुप में तो कंप्लाई करना है ना। According to management of TCL, local auditor of WSL has expressed unqualified audit report on WSL financial statements. They believe that auditor should rely on the report issued by WCL's auditor. उनका ख्याल है कि ऑडिटर को WCL के ऑडिटर की रिपोर्ट पर रिलाई करना चाहिए और चुप करके इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर ले। In this respect, they have referred to previous year's audit report, which clearly states that the firm's opinion was based solely on the report issued by the subsidiaries auditor. अच्छा, ये एक तो ऊपर वाला इशू ही हमसे हजम नहीं हो रहा था IFRS 15 वाला, ये उसने नई कहानी बता दी कि ग्रुप ऑडिटर को सोली कंपोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट पे रिलाई कर लेना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? हम उससे कहेंगे किस जमाने की बात कर रहे हो? ये तो वही बात कर दी तुमने कि ऑडिटर को एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे रिलाई कर लेना चाहिए। कैसे करना चाहिए? एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे भी रिलाई करने से पहले 4 काम करते थे, याद है? मेरा ख्याल 4 ही थे ना? क्या है? एक, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट इवैल्यूएट करते थे। दूसरा, उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके साथ एग्रीमेंट करते थे, फिर एडिक्वेसी ऑफ वर्क, एडिक्वेसी ऑफ वर्क, ठीक है? वर्क में उसके डिटेल प्रोसीजर नहीं, सिर्फ अजम्पशन वगैरह, सोर्स डाटा और कंक्लूजन को चेक करते थे। तो बताइए, इसी तरह एक्सपर्ट को हमने नहीं छोड़ा, उस पर प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया रिलाई करने से पहले, कंपोनेंट ऑडिटर को छोड़ेंगे? तो ये तो कह रहा है कि पिछले साल तो ऐसा ही हुआ था। हमने कहा पिछले साल का ऑडिटर जाने, अपने किएगा वो खुद जवाबदेह है। क्या हमें सिर्फ कंपोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट में रिलाई करते फिगर को इंक्लूड कर देना चाहिए? नहीं। तो इधर 2 मसले हो गए।
इस क्वेश्चन में दो मसले, दो इश्यूज आगे। कौन से दो इश्यूज? एक, क्या ग्रुप ऑडिटर को कंपोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट पे सोली रिलाई कर देना चाहिए बगैर कोई प्रोसीजर परफॉर्म किए? नहीं। इसमें तो हम कहेंगे भाई 4 प्रोसीजर फिट करो इधर, वो करने ही करने हैं, सोली रिलाई नहीं करना, बल्कि ये 4 प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। एग्रीड? दूसरा इशू IFRS 15। अगर मैनेजमेंट IFRS 15 को रिवाइज करके दे देती है हमें, तो ग्रुप ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, और अगर रिवाइज नहीं किया जाता तो चेक कर लेगा ग्रुप के लिहाज से सिग्निफिकेंट मटेरियल है कि नहीं। अगर ग्रुप के लिहाज से मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। अब देखिए ये वही एग्जांपल आ गई, कंपोनेंट पे ओपिनियन अनमोडिफाइड लेकिन ग्रुप में मॉडिफाइड। आप अक्सर एग्जांपल ये सुनते हैं कि कंपोनेंट क्वालिफाइड ओपिनियन हो तो ग्रुप में भी क्वालिफाइड ओपिनियन है, मे भी ना आए, लेकिन ये एग्जांपल नहीं। यानी कंपोनेंट क्वालिफाइड है, ग्रुप में अनमोडिफाइड रिपोर्ट, कंपोनेंट की रिपोर्ट क्वालिफाइड, ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट अनमोडिफाइड, हो सकता है ना? हो सकता है। इसी तरह क्या कंपोनेंट अनमोडिफाइड और उस अनमोडिफाइड की बेस पे ग्रुप की रिपोर्ट क्वालिफाइड हो सकती है? ये उसकी एग्जांपल है। क्लियर? आगे चले। अभी 9:07 हुए, 10 बजे तक कर ले, 10 मिनट। ये भी थोड़ा लेंथी बड़ा, चलें ठीक है, ये बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के 2-3 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे और फिर नए स्टैंडर्ड की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, चलिए। आप ऐसे हो सके ना तो चूंकि कंसेप्ट सारे बिल्ड हो गए हैं और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी असाइनमेंट है, जो आपको बाकी क्वेश्चन दिए गए हमने खुद से अटेम्प्ट करने हैं। इससे ये होगा कि मेरा काम आसान हो जाएगा, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये बाकी आपकी होम असाइनमेंट होगी। बाकी के जितने भी क्वेश्चन रह गए ये आपके, और आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी लेकिन कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? होम असाइनमेंट करेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।